मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं डॉक्टर करतार सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संस्कृत व्याकरण की इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे समास प्रकरण की। ठीक है, पूरी की पूरी समास का एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण आपके साथ में हम शेयर करेंगे। आइए इसकी समीक्षा करते हैं। समास, सबसे पहले देखते हैं कि समास आखिर है क्या। तो समास की यदि व्युत्पत्ति की बात की जाए, यदि हम समास की व्युत्पत्ति की बात करें तो समास में सम उपसर्ग है, अश धातु है और इसके साथ साथ घ प्रत्यय है। ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। सम, अश और घ। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई समास की व्युत्पत्ति बताइए, इसमें कौन कौन से उपसर्ग, धातु, प्रत्यय आदि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हमने बताया कि इसमें सम उपसर्ग है, अश धातु है और घ प्रत्यय है। तो सम उपसर्ग पूर्वक अश धातु से घ प्रत्यय करके समास जो है इसकी व्युत्पत्ति होती है, समास जो है इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि समास आखिर है क्या। समास को यदि हम मुख्य रूप से देखें कि समास आखिर है क्या, तो इसके बारे में, समास के बारे में व्याख्या यहां पर की गई है समास की मुख्य रूप से। तत्र समसनम समास है। यदि हम देखें इसको तो यहां पर लिखा गया है कि तत्र समसनम समास है। मतलब समास क्या है? तत्र समसनम समास है, अर्थात संक्षिप्त करना ही समास है। समास क्या है? तत्र समसनम समास है। समसनम का मतलब संक्षिप्त करना। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हमने हिंदी में यही देखा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना होता है। दो पदों के बीच जब हम विभक्ति चिन्ह लगाकर जो नया रूप बनाते हैं उसको विग्रह कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें वही चीजें। ये कहता है कि तत्र समसनम समास है, अर्थात संक्षिप्त करना ही जो क्या होता है? समास होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम इसकी दूसरी व्याख्या को देखें तो यहां लिखा है कि बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम समास है, अर्थात बहुत से पदों का मेल करके एक पद जब बन जाता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? समास कहलाती है। पुनः मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, फिर एक बार अपनी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? परिभाषा हमारी क्या कहती है? परिभाषा यही कहती है कि बहुनाम पदानाम मेलने एक पदम भवनम, अर्थात बहुत से पदों का मेल करके जब एक पद हो जाता है, जब एक पद बन जाता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? समास कहलाती है। वह स्थिति समास कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम बात करें परस्परान्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समास है, अर्थात परस्पर जो पद हैं अन्वित, परस्पर अन्वितानाम पदानाम, जो परस्पर अन्वित पद हैं, ठीक है, उनको जब एकत्रीकरण कर दिया जाता है, उनको जब एक कर दिया जाता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? समास कहलाती है। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, सामान्य सी बात है कि मतलब समसनम समास है, अर्थात संक्षिप्त करना ही समास है। जब दो पद होते हैं, उन दो पदों को मिला करके जब हम उनका संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, उनको शॉर्ट कर देते हैं, उनको छोटा कर देते हैं पदों के बीच में, ठीक है, विभक्ति आदि का जो लोप हो जाता है, ये हमने समास में पढ़ा है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर कह रही है। आप हिंदी की बात को ध्यान में रखते हुए संस्कृत की चीज को पढ़ें कि तत्र समसनम समास है, अर्थात संक्षिप्त करना ही क्या है? समास है। ठीक है, अब ये पूछे कि भाई समास कतिधा, समास है कतिधा, अर्थात समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे कि समास है पंचधा, अर्थात समास 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में आपने 6 प्रकार की समासों की समीक्षा की है, 6 प्रकार के समास आपने पढ़े हैं। ठीक है, यहां हम केवल लघु सिद्धांत कौमुदी की बात कर रहे हैं। यहां हम अष्टाध्यायी को आधार मान करके और हम लघु सिद्धांत कौमुदी की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि अष्टाध्यायी को आधार मानकर जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी की समीक्षा कर रहे हैं तो समासों की संख्या हम कितनी मानेंगे? 5 मानेंगे। सवाल पूछा जाएगा कि समास है कतिधा, तो हम कहेंगे कि समास है पंचधा, अर्थात जो समास है वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के समास कौन कौन से, उनकी चर्चा करेंगे। मैं फिर अपनी बात पर जोर देके कह रहा हूं, आपने 6 समास भी पढ़े होंगे, आपने 4 समास भी पढ़े होंगे। परिस्थितियां आपको देखनी पड़ेगी, सिलेबस आपको देखना पड़ेगा, आपका बेस देखना पड़ेगा, कौन सी पुस्तक को आधार बना करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम जिस सिलेबस की हम बात कर रहे हैं उसका जो आधार होता है वो अष्टाध्यायी को आधार मानकर हम वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी को आधार मानते हैं। और उस आधार पर यदि हम बात करें तो समास है कतिधा, तो हम बताएंगे समास जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में हमने जिन समासों की चर्चा की है, जिससे हमने कर्मधारय को पढ़ा, जिन हमने द्विगु को पढ़ा है, यहाँ हम उनको तत्पुरुष के अंतर्गत ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, जिसकी समीक्षा, जिसकी चर्चा हम आगे एक व्यापक रूप में, एक विस्तृत रूप में हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं, उसकी एक समीक्षा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो हम यहां पर बात कर रहे थे किसके? मुख्य रूप से समास की बात कर रहे थे। समास को हमने किस रूप में स्वीकार किया? कितने रूपों में समास को स्वीकार किया? कतिधा, पंचधा। समास को हम 5 रूपों में स्वीकार कर रहे हैं। ये 5 रूप कौन कौन से, ये भी आपको ध्यान होने चाहिए कि भाई समास के 5 रूप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसकी भी हम समीक्षा साथ साथ करते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? केवल समास।
पहला समास हमारा कौन सा है? केवल समास की हम बात कर रहे हैं। बहुत से शिक्षार्थियों ने आप में से मतलब कम पढ़ा होगा, बहुत से शिक्षार्थियों ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत से शिक्षार्थी अपने मन में ये भी सोच रहे होंगे कि केवल समास कौन सा, हमने तो इसके बारे में कभी जाना ही नहीं। लघु सिद्धांत कौमुदी में जाकर के आप देखिए, ठीक है, अष्टाध्यायी में आप जाकर के देखिए तो सिद्ध रूप से निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि अष्टाध्यायी में कितने समासों की चर्चा की गई है। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने कौन कौन से समास माने हैं, ठीक है, अलग अलग सिलेबस के आधार पर, अलग अलग तथ्यों के आधार पर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं, तो संस्कृत में मुख्य रूप से जिन 5 समासों की चर्चा की है उन्हीं को लेकर के हम चल रहे हैं। और यहाँ पर नंबरिंग भी दी गई है। यदि हम इसकी व्याख्या करते हैं, जब इनके साहित्य की बात करते हैं, इनके हम ग्रंथों की बात करते हैं, इनके हम सहायक ग्रंथों की बात करते हैं, तो बहुत सामान्य ढंग से बिल्कुल सिंपल रूप में हमने इनकी चर्चा भी की है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल समास की। हम इसकी परिभाषा जानते हैं, हम इसका लक्षण जानते हैं, इसके सूत्र जानते हैं कि भाई केवल समास की पहचान क्या होती है। तो इसका पहचान का सूत्र आप एक बार देख लीजिए। सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास प्रथम है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। सहज विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास प्रथम है, अर्थात जो किसी विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, विनिर्मुक्त मुक्त होता है, जो किसी विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, जो किसी विशेष संज्ञा से आजाद होता है, वह केवल समास होता है, जो समास का प्रथम भेद होता है। सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास प्रथम है, अर्थात जो किसी विशेष संज्ञा से मुक्त होता है वह केवल समास होता है, जो समास का प्रथम भेद है। अब ये विशेष संज्ञा क्या है? हम जब समास पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज चलती है कि भाई पूर्व पद प्रधान जो है वो अव्यय भाव में चला जाएगा, उत्तर पद प्रधान जो है वो मतलब तत्पुरुष में चला जाएगा, ऐसी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। विशेषण विशेष्य का जो भाव होता है वो कर्मधारय के अंतर्गत आता है, हालांकि वो स्वतंत्र नहीं है, वो तत्पुरुष का ही भेद है, ठीक है। दिगु जो तत्पुरुष का भेद है, कर्मधारय का भेद है, उसमें भी क्या होता है, पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास जो होते हैं उसमें दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान हो जाते हैं। ये संज्ञाएं हैं। इन्हीं संज्ञा के आधार पर तो हम क्या करते हैं, समास का नामकरण करते हैं, समास की पहचान करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सहज विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास प्रथम है, अर्थात जो किसी विशेष संज्ञा से मुक्त होता है। मतलब जिन संज्ञाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, समासों में जो हम संज्ञा करेंगे या जिनको हम भली भांति जानते हैं, उन सारी संज्ञाओं से जो मुक्त होता है वो केवल समास होता है, जो समास का प्रथम भेद होता है। हालांकि हम इसकी चर्चा बाद में भी करेंगे कि इनको 5 ही क्यों स्वीकार किया, 6 कौन कौन से थे, 6 के अंतर्गत किसको हमने स्वीकार किया, केवल समास को सबसे लास्ट में क्यों रखते हैं, केवल समास को सबसे प्रथम में क्यों रखते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके मन में जितने भी शंकाएं, सबका समाधान हम व्यापक रूप से लेकर के चलेंगे। आइए पहले इसकी समीक्षा कर लेते हैं। ये देखिए भूतपूर्व है, ठीक है, तो इसका विग्रह क्या हो गया, पूर्वम भूत है। इसी प्रकार वागर्थव्यू, तो ये रकार है यहां पर, ठीक है ना, यहां पर आप लगा लेंगे, इसको रकार मानेंगे, यहां भी एक बार 1 मिनट के लिए रकार मान लीजिए आप। वागर्थव्यू का मतलब वाक अर्थो इव, वागर्थो विव, वाक अर्थो इव अलग से कर देंगे। मतलब अपने को 2 चीजें याद रखनी। एग्जाम में या तो आपसे पूछेंगे कि भूतपूर्व कौन सा समास है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर केवल समास है, या फिर पूछेंगे कि इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह क्या होगा, तो हम उसके विग्रह पे चले जाएंगे। विग्रह मुख्य रूप से यदि हम देखें होता क्या है, यदि हम इसकी चर्चा करें तो विग्रह होता क्या है भाई, 2 पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह लगाकर जो नया रूप बना दिया जाता है, कारक आदि का चिन्ह लगाकर जो नया रूप बनता है, उसी को तो अपन क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे राजपुरुष अपने पास शब्द है, समास है अपने पास, लेकिन हमने उस पर क्या किया कि राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष, तो जो काके की संबंध कारक का जो चिन्ह बीच में लग गया, यही तो कारक चिन्ह, यही तो विभक्ति चिन्ह, यही तो परसर्ग है, ठीक है। तो इसको आधार बना करके जो नया रूप हमारे सामने उपस्थित होता है उसको अपन क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि 2 पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह लग जाता है और फिर जो बड़ा रूप, एक व्यापक रूप, एक लंबा रूप, दीर्घ रूप बन जाता है, वो विग्रह कहलाता है। उस विभक्ति चिन्ह का लोप करने के बाद जो होती है हमारी समास की स्थिति, हमारी समस्त पद की स्थिति बचती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि निश्चित रूप से इसके विग्रह के कितने रूप होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए तो हम कहेंगे विग्रह के 2 रूप होते हैं, एक लौकिक विग्रह होता है और एक अलौकिक विग्रह होता है। जो लौकिक विग्रह होता है वो हम काम करते हैं, वो हमारे मुख्य रूप से हमारे काम आता है। जो अलौकिक विग्रह होता है वो सिद्धि आदि को बताने के लिए ध्यान में रखा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। लौकिक विग्रह की हम चर्चा करेंगे, लेकिन अलौकिक विग्रह मैंने बताया कि वो कहाँ काम आता है, वो उसको स्पष्ट करने के लिए काम आता है। जैसे राम शब्द हमने बताया राम है, ठीक है। अब रामह में विसर्ग लगा दिए, लेकिन हमें पता है हम संस्कृत के शिक्षार्थी हैं, तो वो विग्रह क्यों हुआ, मतलब वो विसर्ग जो है वो क्यों लगा, तो विसर्ग किससे हुआ, सु से लगा, राम प्लस सु था, फिर हमने रुत्व विसर्ग किया, ठीक है। सजसुर आदि जो भी हमने खरवसानी विसर्जनी सूत्र लगाया और उसके आधार पर हमने जो सु था
उसका अनुबंध लोप होने पर शकार बचा और उस शकार के स्थान पर फिर हमने उसको विसर्ग मिला दिया। ठीक है, तो उसके पद में हम जब उसका विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह के साथ में अलौकिक विग्रह करेंगे, तो फिर हम उसमें सु प्रत्यय लगाएंगे कि पहले सु प्रत्यय था, फिर सु के उ का लोप हुआ। ठीक है, उसके बाद में उसको रू हुआ, रकार हुआ, रेफ हुआ, विसर्ग हुआ। ये सारी की सारी चीजें बताने के लिए क्या होता है, अलौकिक विग्रह होता है। मतलब अलौकिक विग्रह जो होता है उसकी सिद्धि क्या होती है, उसकी व्युत्पत्ति क्या होती है, उसका व्याकरण का नियम क्या है, कौन से नियम के आधार पर ये लगा, इसलिए हम उसका क्या अलौकिक विग्रह करते हैं। और लौकिक विग्रह इसका विग्रह इसके अर्थ को समझने के लिए करते हैं। हम मुख्य रूप से जो परीक्षा में करते हैं वो इसका लौकिक विग्रह करते हैं। लौकिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके बेस में जाने के लिए, इसकी तह में जाने के लिए, इसकी जड़ में जाने के लिए, इसको सीखने के लिए आपको अलौकिक विग्रह का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि लौकिक विग्रह आपको कहीं भी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ दिख जाएगा, आप पढ़ लेंगे, पढ़ा देंगे उसमें, लेकिन अलौकिक विग्रह आपके बेस को मजबूत करेगा। अलौकिक विग्रह आपकी पूरी की पूरी जो आधारशिला है उसको तैयार करेगा। तो एक शिक्षक होने के नाते मेरा और आपका दोनों का ही दायित्व बनता है कि हम अलौकिक विग्रह को भी हम साथ साथ लेकर के चले, कि मतलब ये प्रथम पद है तो इसमें क्या लगेगा, सु औ जस अमोट सस आदि में शब्दों की बात कर रहा हूँ, शब्द रूपों के प्रत्ययों की बात कर रहा हूँ। तो राम के साथ प्रथमा में सु लग गया, मतलब उसके द्विवचन में क्या लगेगा, औ लगेगा, बहुवचन में क्या लगेगा, सु औ जस लगेगा। तो इस तरह से ये अलौकिक विग्रह की हम ध्यान रखेंगे। ये प्रत्यय की जब हम चर्चा करेंगे उसमें हम शुद्ध रूप से देखते चलेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, भूतपूर्व तो क्या हो जाएगा, पूर्वम भूत हो जाएगा। वागर्था विव का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वागर्थो इव। इस तरह से हम इसकी व्याख्या को लेकर के चलेंगे और ये शुद्ध रूप से हमारे समझ में आ जाना चाहिए। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे किसकी, केवल समास की बात कर रहे थे। केवल समास में बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जो मूल लघु सिद्धांत कौमुदी के एग्जाम्पल हैं वो मुख्य रूप से आपके सामने है। इसके अतिरिक्त अन्य एग्जाम हो सकते हैं एग्जाम्पल, जिसमें आप न एक धा, न प्लस एक धा, इसको हम अलग कर देंगे। विग्रह आपके सामने स्पष्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। जो समझाने की चीज़ें आएंगी उसको मैं आपके सामने क्लियर करता चलूंगा। यहाँ पर लिखा उत्तमर्णय, उत्तम ऋणे। ठीक है, विग्रह हो गया। अभूतपूर्व है, पूर्वम अभूत है। अदृष्ट पूर्व है, पूर्वम अदृष्ट है। तो ये मतलब मुख्य रूप से जो है इसमें ये चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, बस यही इसी के रूप में हमें स्वीकार करना है इसको। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम जिसमें पूर्व पद में किसी प्रकार की कोई आपको संज्ञा न दिखाई दे, ठीक है, यही कहता है कि सबसे विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास प्रथम है। जो किसी विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, जो केवल समास होता है, जो समास का प्रथम भेद होता है, आपको भूतपूर्व याद रखना है, आपको वागर्था इव याद रखना है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, ये अतिरिक्त एग्जाम्पल हैं, केवल समझने के समझाने के लिए मैंने दिए। आपके पास भी बहुत से एग्जाम्पल होंगे, आप उनकी चर्चा कीजिए, अपने पुस्तक में देखिए, अपने नोट्स में देखिए। हमारे जो एग्जाम्पल इनकी आप प्रैक्टिस करके देखिए। अतिरिक्त आपके पास जितना भी मैटर है वो आपके काम ही आएगा, क्योंकि विद्या जितनी ग्रहण कर ली जाए वो सारी की सारी कहीं न कहीं आपके काम आएगी। ऐसा नहीं कि वो कहीं निष्फल चली जाएगी, वो कहीं व्यर्थ चली जाएगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, अव्ययी भाव समास की। ठीक है, तो जो हमारा अव्ययी भाव समास है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। और उसमें हम क्या करेंगे, अव्ययी भाव में अधिकारो अयम पाक तत्पुरुषात्। सबसे पहले हम देखें कि अधिकारो अयम प्राक तत्पुरुषात्, इसका जो अधिकार है वो कहाँ तक जाता है, वो प्राक तत्पुरुषात्, प्राक यानी पहले, और तत्पुरुषात् यानी तत्पुरुष। तो एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, एक सवाल आपके सामने उपस्थित होता है कि जो अव्ययी भाव समास है उसका अधिकार कहाँ तक है, उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। ये अधिकार क्षेत्र की बात बता रहे हैं यहाँ पर। हमने 6 प्रकार के सूत्र पढ़े ना, संज्ञाम से, परिभाषाम से, विधिर्निम एव से, अधिकारो, अतिदेशो अधिकार, षड्विध सूत्र लक्षणम। तो 6 प्रकार के जो सूत्रों के लक्षण है उसमें कुछ सूत्र अधिकार सूत्र भी है, जो ये बताते हैं कि यहां से वहां तक इसका अधिकार है, इससे आगे फिर दूसरे समास का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधिकारिक बात करता है। तो सिंपल सी चीज है कि अव्ययी भाव का जो अधिकार होता है वो कहां तक है, प्राक तत्पुरुषार्थ, प्राक यानी पहले, पूर्व में, और तत्पुरुषार्थ यानी तत्पुरुष, अर्थात तत्पुरुष से पूर्व तक, तत्पुरुष से पहले तक किसका अधिकार है, अव्ययी भाव का अधिकार होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। आइए देखते हैं। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव द्वितीय, अर्थात प्राय पूर्व पदार्थ प्रधानो, प्राय जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्यय भाव समास होता है, जो समास का द्वितीय भेद है, जो समास का दूसरा भेद है। जब परिभाषा में ही लिखा हुआ, जब सूत्र में ही लिखा हुआ है कि समास में पहला ये होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये होता है, तो फिर ये कोई विवाद का विषय ही नहीं रह जाता यहाँ पर। ठीक है, होते होंगे 6 हम चर्चा नहीं कर रहे, होते होंगे 4 हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हम सिलेबस को आधार बनाकर हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम 5 की समीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है जब हम दूसरी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी चीजें पढ़े, तो हो सकता है हमें वहां पर 4 और 6 भी पढ़ने पड़ जाएं। हम जब हिंदी की क्लास ले रहे हो तो हो सकता है हमें वहां पर 6 भी पढ़ने पड़ जाएं। ठीक है, पदम ही सर्वत्र गुण निर्धीयते, स्थान विशेष का महत्व होता है। आप क्या है, मैं क्या हूं, कहीं कोई मायने नहीं रखता। आप किस स्थान पर खड़े हैं, कौन सी चीज कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं, कौन से विषय को पढ़ा रहे हैं, कौन से लेवल को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने सारे विषयों को, सारे लेवल को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो आप देखिए एक बार,
प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव द्वितीय, अर्थात प्राय जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है, जो समास का दूसरा भेद है। अव्ययी भाव द्वितीय अर्थात वह समास का दूसरा भेद होता है। अर्थात लिखा हुआ, अर्थात विभक्ति अर्थादिषु वर्तमान अव्ययम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते सो अव्ययी भाव, अर्थात सिंपल से शब्दों में कहा गया कि विभक्ति समीप आदि अर्थों में विद्यमान अवयव का सुबंत के साथ नित्य समास होता है, वही अव्ययी भाव होता है। सिंपल सी चीज है, आपको याद रखना कि कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्यय होते क्या हैं, अव्यय वे होते हैं जिन पर काल लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम अव्यय की चर्चा करेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे। यहां पर आपको पहचान के लिए सिंपल सी चीज है कि अव्यय आपको आगे दिखाई दे जाएंगे, आपने भली भांति पढ़ा है, आप पहचान करते ही आप उपसर्ग की तरह आपको दिख जाएंगे। उपसर्ग की तरह बोल रहा हूं मैं, उपसर्ग नहीं बोल रहा हूं। अव्यय जो है वो आपको पूर्व में लिखाई देगी। जैसे आप बोलेंगे उपनयन तो उप आपको अव्यय महसूस किया गया, आप पहचान जाएंगे उसको। ठीक है, सुमद्रम सु आपको दिख गया यहाँ पर। ठीक है, कुगति तो कु आपको वहां पर दिख गया, है ना। अनुज्येष्ठम तो अनु आपको दिख गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो पहले आपको अव्यय नजर आ जाए, पूर्व पद में आपको अव्यय नजर आ जाए, वहां पर उसको क्या कहेंगे हम, अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, तो यह नित्य रूप में आपको दिखाई देगा अव्ययी भाव समास। समास का दूसरा भेद है। आइए एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। पहले जो सूत्र है उसको एक बार अपन देख लेते हैं, सूत्रों के साथ में यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, इसकी भी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास है उपसर्जनम, अर्थात समास करने की इच्छा में प्रथमा निर्दिष्ट को उपसर्ग संज्ञा की जाए। यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्टम तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम अव्ययी भाव करते हैं यहाँ पर तो पूर्व पद में हम इसकी उपसर्जन संज्ञा कर देते हैं। पूर्व पद में जो हम उपसर्ग आदि का उल्लेख कर दें, उपसर्ग से तात्पर्य यहाँ पर अव्यय से ही है, तो केवल यही बात यहाँ पर बताई गई है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात अव्ययी भाव समास करते समय हमें उपसर्जन का ध्यान रखना होगा। तात्पर्य क्या हुआ कि पहले उपसर्ग के समान ये जो अव्यय लग जाते हैं इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना, यही बताया गया। और उपसर्जनम पूर्वम, अर्थात इसमें उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होता है अव्ययी भाव से, अर्थात यह नपुंसकलिंग होता है। ये तो सूत्र के माध्यम से हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि उपसर्जनम पूर्वम ये सूत्र क्या करता है, तो उपसर्जनम पूर्वम जो सूत्र है वो क्या करता है, वो उपसर्जन संज्ञा करता है। मतलब अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद है वो आपको अव्यय दिखाई देगा। ठीक है, उपसर्जनम पूर्वम जो सूत्र है वो यही काम करता है, और अव्ययी भावस जो सूत्र है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि मतलब ये क्या है, वह हमेशा नपुंसक लिंग में ही होता है। मतलब अव्ययी भाव जो समास है वो कौन से लिंग में चलेगा, तो अव्ययी भावस के आधार पर हम कह सकते हैं कि मतलब उसका लिंग कौन सा होगा, नपुंसक लिंग होगा उसका। किसका, अव्ययी भाव समास का जो लिंग होगा वो किस आधार पर होगा, नपुंसक लिंग होगा। तो यहाँ पर हम केवल यही बात कर रहे हैं कि जो समास का दूसरा भेद है, पहले हम इसकी उपसर्जन संज्ञा करते हैं और अव्ययी भाव सूत्र के आधार पर हम क्या कहते हैं, इसमें हम देख लेंगे नपुंसक लिंग तो होगा ही होगा, लेकिन हम देख लेंगे, पहचान करने का तरीका हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि अव्ययी भाव है। तो पहले हमें उसमें अव्यय नजर आएगा, अव्यय, अवयव नहीं बोलेंगे, अव्यय बोल रहा हूं मैं, अव्यय अर्थात मतलब जिसका व्यय न होता हो, जो खर्च न होता हो वो अव्यय होता है। आइए इसके उदाहरणों की समीक्षा करते हैं। सबसे पहले लिखा हो अधिहरि, तो ये अधि आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपको अव्यय दिखाई दे रहा है। ठीक है, हरौ इति, ये आपको अब कारक प्रकरण के आधार पर आपको ध्यान रखना है। सूत्रों की जब हम व्याख्या करेंगे तो और स्थितियां आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि भाई अधि के योग में कौन सा प्रयोग होगा, उप के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति का, वो कारक प्रकरण में होता है। लेकिन कारक प्रकरण को आधार मानकर यहां भी हम उस पर थोड़ा सा गौर कर लें तो दो टॉपिक हमारे एक एक साथ क्लियर होते हुए चलेंगे। ठीक है ना, शुद्ध अशुद्ध भी क्लियर होता चलेगा, कारक प्रकरण जो है उसकी स्थिति भी साफ होती चलेगी, और ये जो हमारे समास वाला प्रकरण है ये तो स्पष्ट हो ही जाएगा। यहाँ पर एक अतिरिक्त थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, स्थितियां बिल्कुल अपने आप ही साफ होती चली जाएगी। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, और यदि नहीं लगा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां स्थिति एकदम अपने आप ही क्लियर होती चलेंगी। अधिवैकुंठम, ठीक है, अधिवैकुंठम यानी वैकुंठे, वैकुंठे, तो तात्पर्य क्या हुआ, अधिवैकुंठम, अधि का हमें ध्यान रखना है, अधि पहले उपसर्ग की तरह लगाया, और वैकुंठ में तो यहां पर हमें लिखा वैकुंठे अति अर्थात वैकुंठ आदि में, तो यहां पर अधि के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कौन सा उपसर्ग लगा है, अधि उपसर्ग लगा है, यानी अव्यय के रूप में हमें दिखाई दे रहा, तो ये मतलब समास आपका कौन सा हो गया, अव्ययी भाव हो गया। इसी प्रकार समीप अर्थ में हम दिख रहे हैं कि उपगंगम, उप का मतलब क्या होता है, पास होता है, नजदीक होता है। उप पास अर्थ में होता है, कनिष्ठ अर्थ में भी होता है, लेकिन उप पास अर्थ में होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे उपनयन संस्कार हमारा होता है, उपनयन,
ठीक है। नैनों के पास, गुरु के नैनों के पास बैठ करके जो उसका बच्चे का संस्कार करवाया जाता, जब वो विद्यालय में प्रवेश करता, आश्रम में प्रवेश करता था, 16 संस्कारों में वर्णन किया गया, मनुस्मृति में आपने पढ़ा होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे उपगंगम, तो यहाँ पर होगा गंगाया समीपम, गंगा के समीप। अब ये कौन सी कहाँ विग्रह विभक्ति लग रही है, ये तो आपको रूप के आधार पर करना पड़े, ये स्थिति हम यहाँ क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी में अलग अलग विभक्तियां लगेंगी। आप बोलो उसमें गंगम हो गया, इसमें गंगाया हो गया, तीसरे में कुछ और हो गया, चौथे में कुछ और हो गया। भाई ये तो रूप आज चल रहे हैं, भाई जिस तरह का शब्द होगा, जिस तरह की धातु होगी, उसी के आधार पर तो उसके रूप चलेंगे ना। तो ये चीजें तो आपको अपने दिमाग में रखनी, पहले आपको शब्द रूप आने चाहिए, आपको धातु रूप आने चाहिए। तो शब्द रूप और धातु रूप के आधार पर ही हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ हम बात करें कि यहाँ हमें पहले रूप सिखाए जाए, तो वो स्थितियां तो क्लियर हो नहीं पाएंगी पहले, ठीक है। निश्चित रूप से समझ में आए, क्योंकि इस लेवल पर जब हम पहुंच जाते हैं तो सारी की सारी चीजें अपने आप ही साफ होती चली जाती है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, उपगंगम अर्थात गंगाया समीपम। उपकृष्णश मतलब क्या है, उपकृष्णम तो कृष्णश समीपम, ये मैं होना चाहिए, उपकृष्णम होना चाहिए, उपकृष्णम तो क्या हो जाएगा, ये कृष्णश समीपम। उप यानी पास अर्थ में होता है ना, तो उपकृष्णश कृष्णश समीपम। उपसर्दम शरदह समीपम, उपजरसम जराया समीपम। अधिआत्मम, यहाँ पर अधि है, अधि ये अध लग रहा है, यहाँ पर यण संधि हुई है, अधि आत्म, ठीक है। अध्यात्म इस तरह से हो रहा है, तो अधि है यहाँ पर, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अधि आत्मम आत्मने इति, और उपसमिधम समिधम मतलब समिधा समीपम, समिधाया समीपम, समिधे समीपम। तो इस तरह से जब हम इसके विग्रह करेंगे तो तात्पर्य क्या हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना है। दो चीजें आपको याद रखनी है, या तो आपको इसकी पहचान करने की उप मतलब ये आपके सामने आ गया उपनयनम, तो कौन सा समास है, तो हम बोलेंगे अव्ययी भाव समास से पहचान लेंगे, क्योंकि सामने उप लगा है, ठीक है। अधिहरि, यहाँ पर अधि आ गया तो अव्ययी भाव है, क्योंकि पहले अधि लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमें आपको ये देखना है। यहाँ पर हर अर्थ में बहुत से एग्जाम्पल हैं, या फिर सिंपल सी चीजें, उन एग्जाम्पल को आप रट लीजिए। मतलब संस्कृत जो है वो तो शुक विद्या कहा गया, उसको तोते की तरह रटने वाली विद्या कहा गया, परंतु ज्यादा बेटर होता है कि हम उसको समझ लें और विभक्ति प्रकरण को भी हम समझ लें। पहली बार में समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। एक बार आप वैसे तैयारी करके देखिए, उसके बाद निश्चित रूप से आप अपना रूप पढ़िए, और जब रूप पढ़ने के बाद फिर आप जब इसको देखेंगे, क्लास को लेंगे वापस से पुनः, तो वो सारी स्थितियां अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार उपराजम है तो राज्ञ समीपम में, उपचर्मम है तो चर्मणे समीपम हो जाए, क्योंकि उप जो होता है वो समीप अर्थ में आता है। तो हमें यही तो देखना है कि उप किस अर्थ में आ रहा है, समीप अर्थ में आ रहा है, और उप यदि लग गया तो कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। तो ये दो ही चीजें अपने को देखनी है। बहुत ज्यादा तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा स्थिति एकदम अपने को क्लियर करनी है और वो स्थिति साफ हो जाएगी। तो यही स्थिति आपको सामने देख के चलनी है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर समृद्धि अर्थ में है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अलग अलग अर्थ के हैं, तो यहाँ पर हम समृद्धि को लेकर के चल रहे हैं। इसको समृद्धि मानिए यहाँ पर समृद्धि के अर्थ में, क्योंकि जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल देखिए, सुमद्रम, सुमद्रम, मद्र जो होती है वो जाति विशेष होती थी, यहाँ पर उनकी समृद्धि की बात बताई जाती है कि समृद्धि के अर्थ में एग्जाम्पल है, ठीक है। वो किस अर्थ में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तो चूंकि दिया गया है इसलिए उसको स्पष्ट करने के लिए बताया गया है। तो आपको तो सिर्फ ये देखना है कि सुमद्रम आएगा, तो इसको विग्रह आपको ध्यान रखना है, इसका विग्रह ध्यान रखना है कि इसका विग्रह क्या होगा और ये कौन सा समास है, ये आपको ध्यान रखना। तो जब आप देख लेंगे सुमद्रम, तो जब आपके सामने ये सु आ जाएगा, ये सु आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, सु, ठीक है, तभी आप पहचान जाएंगे कि भाई इसमें सु लगा हुआ है, उपसर्ग की तरह हमें दिखाई दे रहा, अव्यय दिखाई दे रहा, तो क्या कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव हो जाएगा। अब सुमद्रम का विग्रह की हम बात करेंगे तो मद्राणाम समृद्धि, मतलब सु श्रेष्ठ अर्थ में, समृद्धि अर्थ में आता है, श्रेष्ठ अर्थ के लिए आता है, यहाँ पर अच्छे अर्थ के लिए आता है। तो मद्राणाम समृद्धि, मद्रों की समृद्धि, काके की आ रहा, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति आ रही है। षष्ठी विभक्ति में जब राम से देंगे तो क्या होता है, राम से रामियो रामाणाम, तो उधर रामाणाम, तो इधर से मद्राणाम। तो ये तो आपको आधार रूप को ही बनाना पड़ेगा, शब्द रूप को ही बनाना पड़ेगा। अब आप समझे कि शब्द रूप हमें नहीं आते, है ना, धातु रूप हमें नहीं आते, और फिर ये सारी की सारी चीजें समझे, तो वो स्थिति जो है वो तो उसमें तो थोड़ा तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, शब्द रूपों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। समझने के लिए पहले सामने रख लीजिए, एक अकारांत, एक आकारांत, एक इकारांत, ये शब्द तो आने ही चाहिए, नहीं तो इसका जो विभक्ति क्या बनेगी, इस विभक्ति प्रकरण को पूर्ण रूप से हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, समाधान नहीं हो पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। योग्यता विप्सा सादर शादी में अनुरूपम, अनु आ गया, अनुरूपम, ठीक है, अनु आ गया, तो अनु आ गया तो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, सिंपल हो गया यहाँ पर। तो क्या होगा, रूपस योग्यम, भाई अनु जो है पीछे अर्थ में आता है, योग्यता अर्थ में आता है, योग्य अर्थ में आता है, रूपस योग्यम, तो क्या हो गया, अनुरूपम, इसका अर्थ हो गया। यथा शक्तिम, अब यथा आ गया, ठीक है, शक्तिम अनतिक्रम, अनतिक्रम जो होता है वो इसके विग्रह में लगेगा ही लगेगा, शक्तिम अनतिक्रम। यथा शक्तिम, बुद्धि है, यथा बुद्धि, तो बुद्धिम अनतिक्रम, यथा योग्यता है तो योग्यताम अनतिक्रम, यथा समय है तो समयम अनतिक्रम। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जहां यथा लगता है वहां विग्रह में अनतिक्रम तो आ ही रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा समास हो गया, अव्यय भाव। प्रत्येकम में भी है, प्रत्येकम का एकम, एकम प्रति,
लेकिन इसमें अव्यय आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब उपसर्ग आपको क्या दिखाई दे रहा है, एकम एकम प्रति, प्रत्येकम, तो प्रति है ना, प्रति, तो प्रत्यम जो है उसमें तो यण संधि हो रही है, प्रति एकम का ई का जो था वो ये हो गया, और प्रति एकम का क्या हो गया, प्रत्येकम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है प्रति उपसर्ग दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रत्यर्थम में क्या हो रहा है, यहाँ भी आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है। तो तात्पर्य कहने का क्या हुआ कि जहां आपको उपसर्ग दिखाई देते हैं वहां पर निश्चित रूप से अपने को क्या स्वीकार करना है, अव्यय भाव स्वीकार करना। तो अभी तक हमने किसकी बात की, हमने उप की बात की, हमने शु की बात की, हमने प्रति की बात की, ठीक है। ये इस तरह के जो एग्जाम्पल है, अधि की हमने बात करी, इस तरह के जो एग्जाम्पल है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कौन सा समाज चल रहा है, आपका अव्ययी भाव समाज चल रहा है। अव्ययी भाव का मतलब पहले आपको क्या दिखाई देगा, पहले आपको उपसर्ग की भांति दिखाई देगा, ठीक है। अभाव अर्थ में देखिए निर्मक्षिकम, अब आपके पास एग्जाम्पल आएगा निर्मक्षिकम, बोलिए बताइए ये क्या है, तो आपको निर दिखाई दे गया ना, निर उपसर्ग हो गया ना, उपसर्ग की भांति हो गया ना, ठीक है। तो जब उपसर्ग आपको पहले दिखाई दे जाएगा, उपसर्जनम पूर्वम हो ही गया ना, क्योंकि हमने उसकी उपसर्ग संज्ञा कर दी। अव्ययी भाव में हमने क्या किया, अव्ययी भाव ने हमने इसकी उपसर्ग संज्ञा कर दी, और उपसर्ग संज्ञा करती तो मोटे तौर पर दिमाग में अपने एक बात याद रखो कि पहले आपको उपसर्ग ही नजर आएगा, और पहले उपसर्ग नजर आ गया तो कौन सा हो गया, अव्ययी भाव हो गया, ठीक है। विग्रह जब हम उसका करेंगे, विग्रह तो हम उसको दिमाग में याद रखें कि मक्षिकाणाम अभाव है, किसका अभाव, निर्मक्षिकम, निर अभाव अर्थ में आता है, निर्मक्षिकम किसका अभाव, मक्षिकाणाम अभाव है, मक्खियों का अभाव, मक्षिकाणाम, रामस रामी और रामाणाम षष्ठी बहुवचन, तो मक्षिकाणाम अभाव, इस तरह से हम कर देंगे, चीज तो वही होगी। अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, दुर्यवनम, यवना नाम व्यर्धी, मतलब जहां समृद्धि थी पहले मद्रों की, ऐसे यवना नाम व्यर्धी, पहले सुमद्रम मतलब उसमें समृद्धि की बात थी, तो व्यर्धी में मतलब क्या हुआ, वृद्धि की बात है दुर्यवनम में, क्योंकि दु बुरे अर्थ में होता है। शय चक्रम रह है इसमें, शय चक्रम चक्रेण युगपत हो जाएगा, ठीक है। रकार यहां पर आपको लगाना है, शय चक्रम यानी चक्रेण युगपत, चक्र के साथ युगपत होता है यहाँ पर, ठीक है, युगपत साथ में होता है यहाँ पर। तो अत्य में, अत्य का मतलब अधिक होता है, अति हिमम, हिमश अत्य, अति हिमम हिमश अत्य, तो अति तो लग रहा है ना यहाँ पर। उपसर्जनम पूर्वम के आधार पर आपको यह देखना है कि पहले आपको उपसर्ग यदि नजर आ जाता है तो उसी को हम आधार मानेंगे। ये अतिरिक्त एग्जाम्पल करवा रहा हूं, ठीक है, मूल जो 2-3 एग्जाम्पल है वो हम पहले कर चुके हैं, ये अतिरिक्त हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं कि हर चीज के माध्यम से आपको ध्यान रखना है कि इस भी लेवल पर पेपर आता है, इस भी लेवल में एग्जाम आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। तो ये अपने दोबारा एक बार मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, कौन कौन सी बात हमने पढ़ी है। हम यहाँ पर अनु की बात कर रहे हैं, देखो इसमें निर्मक्षिकम में निर उपसर्ग दिखाई दे गया, अनु विष्णु में अनु हो गया, दुर्यवनम में दुर उपसर्ग आपको दिखाई दे गया, शय चक्रम में शय आपको दिखाई दे गया, और अति हिमम में अति आपको उपसर्ग दिखाई दे गया। तो ये किसी भी तरह से उपसर्ग संज्ञा आपको जो पहले दिखाई दे जाती है तो उसमें हम मुख्य रूप से किसको स्वीकार करते हैं, अव्ययी भाव को, समास को स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब सादृश्य अर्थ में देखिए, सादृश्य यानी समानता, साथ मतलब शय हरि, हरे सादृश्यम, हरि के साथ। अब हरि का रूप हमें ध्यान रखना किसके साथ, हरि के साथ, तो काके की संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में रूप देखेंगे उसको, ठीक है। एक है तो एक वचन लगाएंगे, 2 है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और 3 है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना भाई, 2 से ज्यादा है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो हमने कहा कि मतलब हरे सादृश्यम, हरि के साथ, हिंदी में आप विचार करके देखें के साथ। अब काके की चिन्ह कौन सा है, षष्ठी का चिन्ह है, तो षष्ठी में चले जाइए, उसके आधार पर उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पर उसका विग्रह होगा, वैसे रख लीजिए, है ना। अन्यथा फिर आपको याद है हरे साधम सखी, ठीक है, शय सखी हो गया, मतलब ये केवल सखी नहीं होगा, यहाँ पर शय होगा, इसमें इसके साथ सकार लगाना पड़ेगा तब जाके होगा, यहाँ पर ये हो गया शय सखी, और सदृश्य सख्या मतलब जो सखियों के जो है साथ है उसके आधार पर इसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से ये भी अर्थ में हो जाए। संपत्ति के अर्थ में शय छत्रम, छत्रणाम संपत्ति, शय छत्रम क्षत्राणाम, किसकी संपत्ति, क्षत्रियों की, तो क्षत्राणाम संपत्ति, संपत्ति के अर्थ में हो गया यहाँ पर। तो मैंने बताया ये अर्थ केवल समझाने के लिए दे रखा है, इन अर्थों को आप ध्यान नहीं रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये साकल अर्थ में ये आपको ध्यान नहीं रखना, आपको तो केवल ये देखना, शैतृणम, तृणम अपि अप्रतिज, शैतृणम यानी तिनकों के साथ, शैतृणम, तृणम यानी तिनके। तो मतलब जहां आपको यह वर्ड दिखता है, जहां आपको उपसर्ग दिखता है, आपको तो केवल वो देख दें, ये नहीं देखें ये किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, ये केवल समझाने के लिए आपको अर्थ की बात बताई गई है। आपको केवल और केवल ये देखना है कि ये उपसर्ग है कैसे, इसको पहचानेंगे कैसे, ये समास कौन सा है। तो सिंपल सी चीज है यहाँ पर, ये कौन से समास की हम चर्चा कर रहे हैं, हम अभी चर्चा कर रहे हैं कौन से समास की, अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास के आधार पर हमने क्या कहा, किस आधार पर हम उसकी रचना कर रहे हैं, पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, अव्यय हमें दिखाई दे रहा है, उपसर्ग के माध्यम से हमने उसकी संज्ञा की है,
ठीक है। उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के माध्यम से ये पूछे कि अव्ययी भाव क्या करता है, तो अव्ययी भाव जो सूत्र है होता है वो उसको बताता है कि नपुंसकलिंग स्थिति को प्राप्त होता है। एक एक सूत्र के माध्यम से कौन कौन से शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है, उसकी पहचान का तरीका क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसका कौन सा पद प्रधान होता है, इन सारी चीजों का ध्यान आपको रखना है। आइए आगे देखते हैं। अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वण, ठीक है, इसको अब ध्यान नहीं रखेंगे। यहां पर मैं बता रहा हूं, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, इसको हम ध्यान नहीं रखेंगे। अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य आनुपूर्वण, शैतृणम तृणम अपि अप्रत्यम, पहले भी आगे, अंत अर्थ में शाग्नि अग्नि अप्रत्यम। ये कितने ही एग्जाम्पल हो सकते हैं, कितने ही एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक चीज को आपको याद रखना है, एक चीज को याद रखना है। कौन सी चीज को, कि अव्ययी भाव जो समास है उसका कौन सा पद प्रधान होता है, तो प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है द्वितीय, अर्थात प्राय जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव होता है, जो समास का दूसरा भेद है। पहले हमें यह ध्यान रखना है। फिर उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र को हमें ध्यान रखना है कि पहले उसके उपसर्ग लगेगा, उपसर्ग संज्ञा उसकी हो जाएगी। हिंदी के लिए पहचान के लिए अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहले उपसर्ग आपको दिखाई दे जाएगा, ए आ उप वीनी यथा प्रति अनुवन जो आपने पढ़े, सुकु आदि उपसर्ग आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। और ये किस लिंग में चलता है, तो नपुंसक लिंग का हम इसका प्रयोग करेंगे, उस लिंग में चलता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से इन सारे के सारे एग्जाम्पलों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप कितने ही एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, केवल ये नहीं कि एक ही एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, जो मैंने करवाए वो पढ़ने। इसके अतिरिक्त आपके सामने जितने भी आपके सामने उपस्थित होते हैं उन सारे के सारे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो उसके बाद फिर हम वापस से पुनः एक बार आपके साथ शेयर करेंगे अपनी बात। नेक्स्ट समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। अभी हमने दो समासों की चर्चा की है। अभी तक हम बात कर रहे थे, पहले हमने केवल समास पढ़ा, उसके बाद हमने अव्ययी भाव दूसरा समास पढ़ा। अब हम तीसरे समास पर आए हैं और तीसरा समास हमारा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास की एक बार वृत्ति देखिए, इसका सूत्र क्या कह रहा है, इसका सूत्र कह रहा है प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष त्रय। ये यहाँ पर गुण संधि हुई है, यहाँ पर प्रायण उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, तो आ के बाद यदि उ आता है तो गुण हो जाता है। आदगुण हमने पढ़ा है, अदेन गुण हमने पढ़ा है, तो आदगुण के माध्यम से जो गुण संज्ञा हो जाती है, आ के बाद में उ आता है तो ओ हो जाता है, वही लिखा है प्रायणोत्तर। प्रायणोत्तर का मतलब प्रायण उत्तर, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय, अर्थात प्राय जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, प्राय जिसका बाद वाला पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास होता है, जो समास का तृतीय भेद होता है, जो समास का तीसरा भेद होता है, ठीक है। तीसरे भेद की हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की कि पूर्व पद प्रधान किसका था, अव्ययी भाव का। अव्ययी भाव जो था उसका पूर्व पद प्रधान था, लेकिन यहां जो तत्पुरुष हम पढ़ रहे हैं इसका कौन सा पद प्रधान है, इसका उत्तर पद प्रधान है, यानी बाद वाला पद प्रधान है। पहला जो होता है उसको हम पूर्व पद बोलते हैं और बाद वाला जो होता है हम उसको उत्तर पद बोलते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, यदि आपसे सवाल पूछे, प्रश्न आए, तो हम बोलेंगे प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है, यानी उत्तर पद प्रधान, अर्थात प्राय जिस समास का बाद वाला पद प्रधान होता है, प्राय जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास होता है, जो समास का तीसरा भेद होता है। अब ये बाद वाले पद में कैसे आप इस चीज को स्वीकार करेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल देखेंगे तो आप देखेंगे एग्जाम्पल में भाई प्रथम वाला पद प्रधान है कि बाद वाला पद प्रधान है, आपको निश्चित रूप से दिख जाएगा। जैसे मैं हिंदी में समझाने के लिए आपको बोलता हूं राजपुरुष, मैंने कहा कि राजपुरुष। अब इसमें दो पद हैं, पूर्व पद यानी पहला पद तो क्या है, वो तो है राज, और उत्तर पद यानी बाद वाला पद क्या है, पुरुष, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब कभी कोई आए व्यक्ति, मैंने इंट्रोडक्शन करवाया कि भाई ये राजपुरुष है, यहाँ पर राजपुरुष, तो दो शब्द हमारे पास, एक पूर्व है राज और दूसरा पुरुष, ठीक है। तो लेकिन मैं परिचय किसका करवा रहा हूं, पुरुष का करवा रहा हूं, कि ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है, हम बोलेंगे पुरुष है, लेकिन पुरुष किसका है, राजा का पुरुष है, ठीक है। तो उसका प्रधान तो कौन सा हुआ, उत्तर पद ही, लेकिन वो उत्तर पद पूर्व पद की ओर संकेत कर रहा है, पूर्व पद की विशेषता बता रहा, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसमें प्रधानता तो किसकी है, उत्तर पद की, यानी बाद वाले पद की है, लेकिन इसमें पूर्व पद की थी। हमने जो अव्ययी भाव पढ़ा इसमें पूर्व पद की प्रधानता थी, क्योंकि उपकृष्णम, कृष्ण के उप यानी नजदीक, पास, उपनयनम, नयनों के पास, ठीक है, सुमद्रम, सु यानी श्रेष्ठ, मद्रों की क्या, समृद्धि, तो यहाँ पर पहला पद जो प्रधान था, लेकिन यहाँ पर दूसरा, तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर हो रहा, अर्थात दूसरा पद प्रधान हो रहा। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, अर्थात प्राय उत्तर पद प्रधान वाला समास तत्पुरुष होता है, जो समास का तीसरा भेद है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तत्पुरुष अर्थात बहुव्रीहि से पूर्व तत्पुरुष का ही अधिकार है, ये जो सूत्र है ये कहता है तत्पुरुष है, तत्पुरुष से क्या करता है, यानी बहुव्रीहि। अब इसका अधिकार कहां तक चलता है भाई, उस अभी तक हम जो अव्ययी भाव पढ़ रहे थे उसका अधिकार कहां तक चल रहा था, प्राक तत्पुरुषात, हमने यही तो पढ़ा था।
अव्ययी भाव का जो अधिकार चल रहा था वो कहां तक पढ़ा था, उसके सूत्र में हमने पढ़ा था प्राक तत्पुरुषार्थ, अर्थात तत्पुरुष से पहले तक, जब तक तत्पुरुष नहीं आएगा उससे पहले तक किसका अधिकार चलेगा, अव्ययी भाव का अधिकार चलेगा। अब तत्पुरुष आ गया तो तत्पुरुष का अधिकार चलेगा, लेकिन तत्पुरुष का अधिकार कहां तक चलेगा, अब तत्पुरुष का अधिकार है जो कहां तक चलेगा, बहुव्री तक चलेगा। ठीक है, तत्पुरुष के अंतर्गत जो क्रमधारय आएगा उस पर भी इसी का अधिकार होगा, उसके बाद जो दिगु आएगा उस पर भी इसी का अधिकार होगा, मतलब कर्मधारय और दिगु सब इसी के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, इसी की सीमा रहेगी, इसी के अधिकार क्षेत्र में आएगी, और उसके बाद जो बहुव्री आ जाएगा तो बहुव्री से अपनी अलग सीमा उनकी निर्धारित हो जाएगी। यहाँ पर तो केवल यही कह रहा है तत्पुरुष है इसमें, अर्थात बहुव्री से पूर्व तत्पुरुष का ही अधिकार है। और दिगु अर्थात दिगु भी तत्पुरुष संज्ञा की होता है, ये हम आगे चर्चा करेंगे, मतलब तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, कर्मधारय भेदो दिगु, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ अभी तक मैंने पढ़ा है उसमें कितनी बातें हैं। तत्पुरुष जो समास है उसका कौन सा पद प्रधान होता है, एक तो ये बात आपको याद रखनी है। तो तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर वाला पद प्रधान होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे सवाल पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा कि भाई तत्पुरुष का अधिकार क्षेत्र कहां तक है, तो हम बोलेंगे तत्पुरुष का अधिकार क्षेत्र जो है वो कहां तक है, वो बहुव्री से पूर्व तक है, बहुव्री से पहले तक है। यही हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। तत्पुरुष को विभक्ति की समानता के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अगर ये पूछे कि भाई तत्पुरुष समास को कितने भागों में विभक्त किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो हम बोलेंगे कि तत्पुरुष समास को दो भागों में विभक्त किया गया है। तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से दो भाग, एक हमारे पास दिखाई दे रहा है व्याधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा हमें दिखाई दे रहा है समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण जो होता है उसमें भिन्न भिन्न पद होते हैं, भिन्न भिन्न रूप होते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और समान अधिकरण जो होता है उसमें समान ही अधिकरण होता है। तो व्यधिकरण क्या है और समानाधिकरण क्या है इसकी हम चर्चा भी आगे कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि समास तत्पुरुष समास के कितने पार्ट कितने भेद हुए, मुख्य रूप से दो प्रकार हुए वहां पर, एक व्यधिकरण और एक समानाधिकरण। ठीक है, अब व्यधिकरण जो होता है उसमें दूसरी से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति आ जाती है, और समान अधिकरण जिसमें होते हैं दोनों पद जिसमें समान होते हैं वो हम कर्मधारा आदि की चर्चा कर रहे हैं, उसको हम आगे देखते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर देखना है कि भेद तत्पुरुष के कौन कौन से बताए हमने, समानाधिकरण और व्यधिकरण, दो ही प्रकार के भेद बताएं। इन दोनों की डिटेल हम आगे आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। देखिए, आइए व्यधिकरण पर। क्या है व्यधिकरण? व्यधिकरण में क्या है कि प्रथम तथा द्वितीय पद में विभक्ति अलग अलग होती है। व्यधिकरण का अर्थ ही ये होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न। और समानाधिकरण का मतलब समान अधिकरण होना, समान विभक्ति होना। व्यधिकरण में क्या होता है, विभक्तियां जो है वो भिन्न भिन्न होना। व्यधिकरण में तात्पर्य इसका अर्थ ही क्या है, इसका निर्वचन यदि देखें तो भिन्न भिन्न होना विभक्तियों का। और समान अधिकरण में क्या हुआ, विभक्तियों का समान होना। तो व्यधिकरण तत्पुरुष जो वहां पर होता है, वहां पर क्या होता है, प्रथम तथा द्वितीय पद में विभक्तियां अलग अलग होती है। मतलब जहां पूर्व पद में कोई अलग विभक्ति लगी हो और उत्तर पद में दूसरे पद में कोई अलग विभक्ति लगी हो, दोनों में समान विभक्ति नहीं हो, भिन्न भिन्न विभक्तियां हो, तो वो समास कौन सा होता है, तत्पुरुष का व्यधिकरण भाग होता है, जिसमें हम लेंगे द्वितीय से लेकर के और सप्तमी तक हमारी जो विभक्तियां हैं ना वो चलती हैं हमारी। दूसरी से लेकर के और सातवीं तक जो विभक्तियां चलेंगी, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी जो हम पढ़ते हैं, कारक प्रकरण आदि में पढ़ते हैं, वो सारी की सारी किस में चलेंगी, हमारे मतलब व्यधिकरण में चलेंगी। और समान अधिकरण मतलब दोनों पदों में समान विभक्ति किस में लगती है, कर्मधारय आदि जो होता है उसमें दोनों पदों में समान विभक्ति लगती है यहाँ पर। तो जो कर्मधारय आदि जो तत्पुरुष को भेद होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इसमें कर्मधारय आदि का विधान होता है। समानाधिकरण में क्या होता है, समानाधिकरण में प्रथम तथा द्वितीय पदों में विभक्तियां समान होती है। समान अधिकरण अर्थात विभक्तियों का समान होना, और इसमें कर्मधारय आदि जो समास होते हैं उनका विधान होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो ही बातें बताई गई, इन दोनों चीजों का एक बार ध्यान रखेंगे। पुनः मैं अपनी बात को एक बार दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। कितने प्रकार के बताए हमने समास, तत्पुरुष समास के भेद की हम बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से भागों की हम बात कर रहे हैं, प्रकारों की हम बात कर रहे हैं। तो तत्पुरुष समास को हमने दो भागों में विभक्त किया, एक व्यधिकरण तत्पुरुष और एक समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष का तात्पर्य विभक्तियों का अलग अलग होना, मतलब जिसके पूर्व पद में और जिसके उत्तर पद में दोनों पदों में अलग अलग प्रकार से विभक्तियां लगाई जाए उसको हम व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तथा जिसके पूर्व पद में और जिसके उत्तर पद में दोनों में समान विभक्तियां लगाई जाए उसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष जो होता है वो दूसरी से सप्तमी विभक्ति तक के जितने एग्जाम्पल है वो व्यधिकरण के अंतर्गत आएंगे। और जो तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है उस कर्मधारय की यदि हम बात करें तो वो समान अधिकरण की हम उसमें चर्चा करेंगे। वह समान अधिकरण होता है क्योंकि उसमें दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए प्रश्नों के एक बार उदाहरण देखते हैं।
सबसे पहले हम द्वितीय की बात करते हैं। कृष्ण श्रिते अर्थात कृष्णम श्रिते, कृष्णाश्रित अर्थात कृष्णम श्रित। तो दूसरी भक्ति लग रही है कृष्णम, रामम, रामे रामो रामा, रामम रामो रामान, एक वचन द्विवचन बहुवचन, रामम तो कृष्णम। तो द्वितीय भक्ति का उदाहरण आपको देखना है कि तत्पुरुष तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? द्वितीय तत्पुरुष है। ठीक है, दूसरी भक्ति जब लगी है तो द्वितीय तत्पुरुष है, तीसरी लगी है तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी है तो चतुर्थी तत्पुरुष। इसी प्रकार हम सप्तमी तक चले जाएंगे और जितने नंबर का होगा उसी को हम नाम ले लेंगे, या फिर नाम ले लेंगे। भाई 2 नंबर पे कर्म होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पेपर, ये होता है हमारा। ठीक है, कारक में तो 6 होता नहीं। तो कुल मिलाकर क्या होता है, जितने नंबर का चिन्ह लगा हो या तो उस आधार पर हम, भाई दूसरी भक्ति लगी तो द्वितीय तत्पुरुष हो गया, या 2 नंबर पे क्या आता कर्म आता तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कैसे भी आप उसको कहेंगे, लेकिन कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार कूपपत्तम, कूप पतित है तो क्या हो जाएगा कूपम पतित है। दूसरी लगानी यहाँ पर, कुएं में गिरा हुआ, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। कूप पत्तम कुएं को उधार लगता है यहाँ पर, कुएं को गिरा हुआ, इसलिए कूपम पत्तम होगा, कूपे पतित नहीं हो रहा यहाँ पर। ठीक है, तो कूप पत्त उदाहरण कई बार आता है, कूपम पत्ते, इसलिए ग्राम गत है तो मतलब ग्राम है गत है, गांव में गया हुआ, ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पर। ग्रामम गत है, गांव को गया हुआ, इसका उदाहरण मतलब संस्कृत में यही लैंग्वेज हमारी चलती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ द्वितीय का प्रयोग होगा ग्रामम गत है। सुख प्राप्त है, ठीक है, प्राप्त, ये पै जो है इसको आधा करेंगे हम, सुख प्राप्त है, तो इसमें अपन क्या हो जाएगा सुखम प्राप्त है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि द्वितीय विभक्ति जहां पर भी लगी हुई है, दूसरी के उदाहरण आप पहचान लेंगे। यहाँ पर रूप आपको भली भांति याद होंगे, नहीं याद है तो उसको सामने रख लीजिए। रूप के आधार पर आपको पता चलेगा कि ये कौन सी विभक्ति लगी हुई। तो जहां द्वितीय विभक्ति के चिन्ह आपको मिल जाएंगे उसमें अपन क्या बोलेंगे, द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तीसरी के उदाहरण मिले तो तृतीय हो जाएगा, सप्तमी के मिले तो सप्तमी हो जाएगा। इस तरह जो भी आपको मिले। तृतीय को देखिए, शंकुलिया खंड है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको शुद्ध रूप मिलेगा, पद मतलब आपको क्या मिलेगा समास में कि शंकुला खंड है। अब किसके खंड? शंकुला के खंड। ठीक है, शंकुला के खंड, तो तृतीया चली जाएगी यहाँ पर, तो तृतीया में क्या हो जाएगा संकुलिया खंड है। ठीक है, अब आकारांत के रूप चलेंगे जहां पर, जैसे लता है तो लता के रूप किसकी तरह चलते हैं यहाँ पर, उसके आधार पर तृतीया होगा, तो हमने संकुलिया खंड कर दिया। रूप तो आपको हर जगह देखना ही देखना पड़ेगा। ठीक है, धन्य अर्थ है, धान्यन अर्थ है, हरित्रात है, हरिणात्रात है, नख भिन्न है, नखई भिन्न। ये सब अलग अलग उदाहरण क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जब हम इनका रूप चलाएंगे तो उसी आधार पर इनके रूप हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, किस अर्थ के लिए? धान्यन अर्थ है, धान्य के अर्थ के लिए। ठीक है, धन्य अर्थ है। हरित्रात है, किससे त्रात है? हरिणा त्रात है, किसके द्वारा? त्रात, हरिणा त्रात है। ठीक है, तो इसमें भी प्रयोग हो गए यहाँ पर। ठीक है, नख भिन्न, किसके द्वारा भिन्न? नख भिन्न यहाँ पर, नखों के द्वारा भिन्न है ना। तो रामायण रामाभ्याम राम है इसमें, तो किससे भिन्न किया गया, किससे छिन्न किया गया? नख से, तो मतलब नखों के द्वारा हो गया, तो नखई हो गया, बहुवचन में क्या नखई भिन्न है ना। तो इस तरह से होगा नखई भिन्न। तो तात्पर्य मेरा कहने का क्या हुआ कि भाई जिस भी तरह की विभक्ति का चिन्ह लगेगा उसी आधार पर हम क्या करेंगे, इसका विभक्ति प्रकरण के आधार पर इसको कर लेंगे। दूसरी है, तृतीया है, चौथी है। हालांकि मुझे सारी यहाँ पर नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं एक एक करके 1 मिनट के लिए सारी बता देता हूँ। दूसरी का उदाहरण देख लिया, तृतीया का उदाहरण देख लिया, चतुर्थी का उदाहरण अपन देख लेते। भाई राम से क्या होता है? रामाय होता है, राम से रामाय होता है। तो जब और कुछ नहीं तो अकारांत का रूप तो याद है ना, राम से राम आए, तो उसमें चतुर्थी में आए होगा, उसको देख लो है ना। उसके आधार पर एक अकारांत, इकारांत, उकारांत जो रूप है उसके आधार पर आप चला करके देख लो। अब यहाँ पर अपन देखो इसमें लिखा क्या हुआ, यहाँ पर ये लिखा यूप दारू, यूप दारू, चतुर्थी भक्ति यूप दारू। तो इसका विग्रह क्या होगा? यूपाय दारू। किसके लिए दारू? दारू लकड़ी होती है, यज्ञ की जो लकड़ी होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यूप जो है उसकी यज्ञ की वेदी में जो लगाया जाता है, यूप दारू। तो हम क्या करेंगे? यूपाय दारू, चतुर्थी हो गया ना यहाँ पर, चतुर्थी एक वचन है, रामाय, तो इधर से क्या कर दिया? यूपाय देगा। अगर इकारांत होता तो इकारांत के रूप चला देते, उकारांत होता तो उकारांत के रूप चला देते। तात्पर्य क्या हुआ? जिस भी तरह का शब्द होगा उस शब्द को आधार बनाकर उसका रूप कहां तक जाता है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जो भी हम उदाहरण पढ़ रहे हैं वो तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा उदाहरण है। तो ये यूप दारू आ गया, तो 2 ही तो सवाल होंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा यूप दारू कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है, तो हम इसका विग्रह देखेंगे। विग्रह क्या होगा? किसके लिए दारू? यूपाय दारू, यूप के लिए, तो के लिए संबंध कारक चतुर्थी भक्ति, तो क्या होंगे? चतुर्थी बोल देंगे इसको, या तो संप्रदान बोल देंगे, या फिर चतुर्थी 4 नंबर का बोल देंगे। इसी प्रकार से देखिए भूत बलि, भूतेभ्यो बलि, बहुवचन बना दिया, भूत बलि, भूतेभ्यो बलि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य जो होता है ना यहाँ पर, तो भूतेभ्यो बलि, यहाँ पर भूतेभ्य बलि, इस तरह से हम कर देंगे। यहाँ पर भूताय बलि, अगर एक वचन है तो भूताय बलि, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर चतुर्थी भक्ति चल रही है, आप जिस तरह से बनाए उसी तरह से अपन बना लेंगे। ठीक है, भूतेभ्य हो जाएगा, भूताय हो जाएगा। ब्राह्मण हितम, तो किसके हित के लिए? ब्राह्मणाय हितम, किसके हित के लिए? ब्राह्मण के हित के लिए, ब्राह्मण के लिए संबंध कारक मतलब। ठीक है,
संप्रदान कारक, सॉरी संप्रदान चतुर्थी, तो ब्राह्मणाय हितम की बात हम कर देंगे यहाँ पर। द्विज अर्थ है, द्विजाय अर्थ है, गो रक्षितम, गोभ्य रक्षितम, मतलब जिस भी तरह की विभक्ति आपको लगेगी उसी आधार पर हम कह देंगे आपको। ये विभक्ति प्रकरण आपको याद रखना है। कुछ समझ में जिन लोगों के नहीं आ रहा होगा वो इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि उनको रूप जो है भली भांति समझ में नहीं आए। तो जब तक आपको शब्द रूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये स्थितियां बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगी। ये तो नॉर्मल सी चीज है कि भाई हम तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं, कौन सा तत्पुरुष पढ़ रहे हैं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल चीज है। लेकिन समस्या यहां आ रही होगी कि भाई भूत बलि की हम बात करें तो इसमें बहुवचन क्यों कर दिया, इसमें एक वचन क्यों कर दिया। ये आपको उस परिस्थिति पे देखना पड़ेगा। भूत बलि है, ठीक है, तो मतलब अब ये तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या है, ये भूत बलि है तो भूत के लिए है, भूत की है, भूत के कारण से है, भूत के लिए। तो जिस भी विभक्ति का चिन्ह होगा, जिस भी भक्ति की हम चर्चा करेंगे आगे विग्रह में, ठीक है, उसी आधार पर उसका लग जाएगा, उसी पर रूप लग जाएगा। तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है जो है, तो उस आधार पर हम उसकी चर्चा कर लेंगे। ये आपको थोड़ा सा एक बार इसको देखना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम इसको ठीक ढंग से देख नहीं पाएंगे स्थितियां जो होती हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। चतुर्थी विभक्ति की हम बात कर रहे हैं। यदि पंचमी के उदाहरण की बात करें, सारे तत्पुरुष ही चल रहे हैं, तत्पुरुष ही चल रहे हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सप्तमी तक चलेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसको, व्यधिकरण तत्पुरुष को पढ़ रहे हैं। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां, तो आप किसी भी शब्द को देख लीजिए, किसी भी समास को देख लीजिए, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां लग रही, सेम विभक्ति नहीं लग रही, क्योंकि समान विभक्ति लग जाएगी तो वो समानाधिकरण हो जाएगा, वो तो कर्मधारय आदि में चला जाएगा। तो यहां पर दोनों ही पदों में अलग अलग विभक्ति होने के कारण व्यधिकरण तत्पुरुष हम पढ़ रहे हैं। पंचमी विभक्ति की चर्चा करते हैं। पांचवी में देखिए, पांचवी में क्या होता है, चोर भयम। किससे भय है, चोर भयम। अब आपके पास समास आ गया चोर भयम, बोलिए बताइए इसका विग्रह क्या होगा। तो आप किससे डर रहे हैं, चोर भयम, चोरात भयम। किससे डर रहे हैं, चोर से डर रहे हैं। भाई सवाल पूछा चोर भयम का विग्रह क्या होगा, आपने रट नहीं रखा, चोरात भयम होगा, ये तो आपने रट नहीं रखा। हिंदी में हम सोच तो सकते हैं कि चोर भयम किसका भय है, चोर का, तो चोर से भय। और फिर आपको ध्यान देना वहां पर कि मतलब भीतराणाम भयेतु, भीतराणाम भयेतु, अर्थात जो भी और त्रय धातु जो होती है उसमें भय आदि का जो हेतु होता है, जो कारक होता है, जिससे डरा जाता है, उसमें जो है कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, उसमें तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, चोरात विभूति कर दिया। मतलब कई चीजें एक साथ हमें लेकर के चलनी पड़ेगी। ये केवल नहीं कि बस सिर्फ एक हम प्रकरण को पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो इसी से हमने, ये फिर इसका तो यही तरीका है कि यदि हम कारक प्रकरण में नहीं जाना चाहते, यदि हम सूत्रों को नहीं याद रखना चाहते, यदि हम शॉर्टकट ही तरीका अपनाना चाहते हैं, तो फिर इसका तो यही तरीका है। तो फिर तो रटंत विद्या वाली स्थिति हो जाएगी, भाई चोर भयम को क्या करेंगे, चोरात भयम कर देंगे। लेकिन यदि आपको डीपली जाना है, यदि आपको समझना है, यदि आपको गहराई में जाना है, बेस मजबूत करना है, तो चोर भयम में आपको देखना है कि पंचमी होगी। किससे डरा जा रहा है, चोर से डरा जा रहा है, ठीक है। डर का जो कारक है, भय का जो कारक है वो कौन है, भय का कारक चोर है। अब भय का कारक चोर है तो भीतराणाम भयेतु सूत्र पर हमें जाना पड़ेगा, और जो भय आदि का जो कारक होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो यहां पर भय का कारक कौन है, चोर है, ठीक है। तो मतलब इसमें किससे डरा गया, तो चोर में पंचमी विभक्ति लगा दी, तो हमने क्या कर दिया, चोरात भयम। ये पंचमी विभक्ति का हमने प्रयोग कर दिया। पंचमी चोरात कैसे पहचाना, चोरात, क्योंकि राम से क्या होता है, रामात, पिछले चौर से क्या होगा, अकारांत है, चोरात हो गया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूरात आगते, दूरात आगते, दूरात आगते अलग अलग कर देंगे। दूरागते का मतलब दूरात आगते, कहां से आया, दूर से आया, कोई चीज कहीं से अलग हो रही है ना, अपादान कारक का प्रयोग हो रहा है। दूरात आगत है, कहां से आया, दूर से आया, तो कोई चीज कहीं से अलग हो रही है, तो मतलब इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो दूर आगत का क्या हो गया, दूरात आगत है। यहां पर इसमें संधि कर लेंगे। स्तोकान मुक्त है, इसी तरह से इसको मतलब ये क्या हो जाएगा, स्तोकाताद मुक्त है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्तोकान मुक्त का मतलब स्तोकात मुक्त, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो भी शब्द है उसमें कोई चीज कहीं से अलग हो रही है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो पंचमी का यदि आपको विभक्ति लगी हुई दिखाई दे जाए तो हम उसको पंचमी के अंतर्गत ले जाएंगे। चतुर्थी का चिन्ह यदि आपको दिखाई दे जाए तो हम उसको चतुर्थी स्वीकार करेंगे। द्वितीय है तो हम उसको दूसरा स्वीकार करेंगे। समास कौन सा चल रहा है, तत्पुरुष चल रहा है, पाठ कौन सा चल रहा है, व्यधिकरण चल रहा है। व्यधिकरण क्यों है, क्योंकि दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां हैं। षष्ठी में देखिए, ये हो गया हमारा राजपुरुष है, राजपुरुष है, किसका पुरुष, राजा का पुरुष, किसका पुरुष, राजा का पुरुष। अब अपने को देखना है कि का क्या है, संबंध है। ये तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के षष्ठी विभक्ति। अब संबंध में क्या होता है, राम से राम है होता है, ठीक है, राम से रामस्य राम रामाणाम होता है, लेकिन यहां पर तो राजा है, ठीक है, राज है, राज है। तो जब राजा का विग्रह करेंगे मतलब उसमें रूप चलाएंगे तो षष्ठी में क्या होगा, राज्ञ होगा। यहाँ पर राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, तो षष्ठी में क्या होगा, राज्ञ होगा। तो हमने क्या कर दिया, राज्ञ पुरुष कर दिया, इसलिए षष्ठी का कारण हो गया, ठीक है। पूर्व काय, पूर्व कायस्य, अपर काय, अपरम कायस्य,
अर्धपिप्पली, अर्धपिप्पल्या, पौरुषालय, पूर्वश्याम शालायाम भय, ये सारे षष्ठी के उदाहरण, ये सारे षष्ठी के उदाहरण है। मेरे कह देने से षष्ठी के उदाहरण नहीं है, ये षष्ठी के उदाहरण इसलिए है क्योंकि आपको रूप आते हैं षष्ठी में, ठीक है, जो शब्द लिखे हैं उसके रूप आपको आते हैं, और जब आप उन रूप को चलाएंगे वहां पर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ षष्ठी में यही रूप बनता है यहाँ पर। तो इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस भी प्रकार का समास आपको पढ़ना है उसकी विग्रह में हमें जाना पड़ेगा, तो उसके विग्रह रूपों के आधार पर होंगे, और वो रूप आपको भली बातें आने चाहिए। जब तक वो रूप हमारे क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक शुद्ध रूप से हम उसका वर्णन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए रूप को साथ लेकर के चलेंगे। हम बात कर रहे थे अभी षष्ठी विभक्ति की, षष्ठी के साथ साथ अभी हम सातवीं विभक्ति की बात करते हैं। सातवीं पे देखिए, ये हो गया सप्तमी, अक्ष शौंडय, अक्ष शौंडय, ठीक है। अक्ष जो होते हैं वो पासे होते हैं, जुए आदि खेलने के जो पासे होते हैं वहां पर, शौंड जो होता है वो निपुणता आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। अक्ष शौंडय, तो किसमें शौंड, किसमें निपुण, पासों में निपुण, किसमें निपुण, पाशों में निपुण, ठीक है। तो अक्ष शौंड जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे, हम सप्तमी ही लगाएंगे। भाई क्यों लगाएंगे सप्तमी, सप्तमी इसलिए लगाएंगे क्योंकि किस में निपुण है, पाशों में निपुण है ना, तो में किसका चिन्ह है, अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर, ठीक है। तो अधिकरण सप्तमी है, में जो है वो अधिकरण सप्तमी है, तो सप्तमी है तो सप्तमी ही लगाएंगे ना। इसलिए हमने कह दिया कि किस में निपुण, अक्ष में निपुण, तो हमने क्या कह दिया, अक्षेषु शौंड है, अक्षेषु बहुवचन हो गया, रामे रामियो रामेशु, सप्तमी रामे है, रामियो रामेशु, ठीक है। तो अक्षेषु हो गया तो सप्तमी बहुवचन लगा दिया। एक पासे में होता तो मतलब अक्ष में अक्षय हो जाता है ना, लेकिन चूंकि बहुवचन है, किस में निपुण है, क्या फेंकने में निपुण है, पासे फेंकने में निपुण है, तो अक्षेषु शौंड हो गए यहाँ पर, ठीक है। पासे जानते हो ना, पासे फेंके इस तरह से, जब महाभारत आदि में आपने शकुन आदि को देखा होगा। तो तात्पर्य क्या हुआ कि सभा पंडित है, अब किसका पंडित, सभा या पंडित है, कहां का, सभा में पंडित, सभा या पंडित है, तो सभा या पंडित है सप्तमी का हमने प्रयोग कर दिया इस तरह से, ठीक है। युद्ध निपुण है, किस में निपुण, युद्धे निपुण है, किस में निपुण, युद्ध में निपुण, तो युद्धे निपुण हो गया यहाँ पर एक वचन ही लग गया यहाँ पर, ठीक है। अक्ष धूर्त है, किस में धूर्त, अक्षेषु धूर्त है, मतलब धूर्ता किस में दिखा रहा, अक्षेषु, पासों में धूर्ता दिखा रहा, इस तरह से अक्षेषु धूर्त है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, मुख्य रूप से हम पढ़ रहे थे समास, कौन से समास की हम चर्चा कर रहे थे, अभी हम समास की चर्चा कर रहे थे किसकी, तत्पुरुष समास की, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका बाद वाला पद प्रधान होता है, वो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। इसके हमने सूत्रों की बात कर ली। तत्पुरुष समास में समानाधिकरण और व्यधिकरण दो प्रकार की हमने चर्चा की। व्यधिकरण जो होता है उसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, नाम से ही क्लियर होता है। समानाधिकरण जो होता है उसमें दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं। व्यधिकरण जो होता है वो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक चलता है, जिसकी हमने चर्चा की। और समानाधिकरण जो होता है उसमें दोनों पदों में समाधान बराबर होता है, तो हम उसकी चर्चा भी हम समानाधिकरण की कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हम देखें तो हम समानाधिकरण के अंतर्गत अब आ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं किसको, कर्मधारय समास को। ये समानाधिकरण, क्योंकि तत्पुरुष का ही पार्ट है कर्मधारय, और हमने कहा कि भाई जिसके दोनों पदों में समान विभक्तियां लगती है वो समानाधिकरण। तो जब हम कर्मधारय पढ़ेंगे तो कर्मधारय के दोनों पदों में समान विभक्तियां लगती है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान हो जाते हैं। उत्तर पद में जो विभक्ति लगी है, बाद वाले पद में जो विभक्ति लगी है, उस बाद वाले पद की विभक्ति को आधार बनाकर पूर्ववर्ती पद अर्थात जो पहले वाला पद होता है वो भी अपने आप को वैसा ही बना लेता है। नील कमलम, तो कमलम में जो द्वितीय विभक्ति लगी है तो पहले वाला भी अपने आप को उस कमल के आधार पर नील के स्थान पर नीलम बना लेगा। तो नील कमलम पर अपन क्या कर लेंगे, नीलम कमलम कर लेंगे। तो जब दोनों विभक्तियां समान हो जाएंगी तो समानाधिकरण हो जाएगा, और ये समानाधिकरण तत्पुरुष का ही भेद है। हम बात कर रहे हैं कर्मधारय की, और कर्मधारय समास भी तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि कर्म तत्पुरुष का जो अधिकार क्षेत्र चलता है वो मतलब कर्मधारय से होता हुआ दिगु तक चलेगा, और उसके बाद जब बहुव्री आ जाएगा तो फिर बहुव्री का अधिकार शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं कर्मधारय की। देखिए, तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, कर्मधारय भेदो दिगु, अर्थात जो तत्पुरुष का भेद है वह कर्मधारय है, और जो कर्मधारय का भेद है वो दिगु होता है। मतलब न कर्मधारय अपने आप में स्वतंत्र समास है, न दिगु अपने आप में स्वतंत्र समास है। हालांकि इनकी सत्ता इतनी व्यापक हो चुकी है कि ये अलग स्वतंत्र समास के रूप में स्थापित हो चुके हैं, अलग स्वतंत्र समास के रूप में स्थापित हो चुके हैं। लेकिन यहां हम इनको अलग स्वतंत्र समासों के रूप में स्थापित इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे यहां पर ये तत्पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष के अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए हम इनकी स्वतंत्र सत्ता के रूप में हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, कर्मधारय भेदो दिगु, अर्थात तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद दिगु है। तो हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं कर्मधारय की।
विशेषणम विशेषण बहुलम, कर्मधारय की जो पहचान है उसको अपन क्या करेंगे, विशेषणम विशेषण बहुलम, अर्थात जो कर्मधारय समास है उसमें विशेषण विशेष की बहुलता होती है, उसमें विशेषण विशेष की प्रधानता होती है, उसमें विशेषण विशेष की अधिकता होती है। अब विशेषण और विशेष क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसमें विशेषण विशेष का भाव होता है जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है तथा जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं। कर्मधारय समास किसके अंतर्गत आता है, तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। किसका भेद है, तत्पुरुष का भेद है। तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद क्या है, कर्मधारय भेदो द्विगु। ठीक है, तो ये अपने आप ही एक के बाद एक दूसरी तीसरी पीढ़ी में ये समास चल रहे हैं, अपने को इस बात का ध्यान रखना है। अब यदि पहचान की बात की जाए कर्मधारय समास के, तो कर्मधारय में क्या, विशेषणम विशेषण बहुलम, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष की बहुलता होती है, विशेषण और विशेष की अधिकता होती है। अब ये विशेषण और विशेष क्या है, यदि हम इसकी तह में जाने का प्रयास करें तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है। मेरे पास ये पेन है, इसको पेन मान करके चलें, ठीक है, मैं इसको मार्कर न बोल के पेन बोल रहा हूं। मेरे पास ये ब्लैक कलर का पेन है, तो ये मैं किसकी विशेषता बता रहा हूं, पेन की विशेषता बता रहा हूं। तो मतलब ये तो क्या हो गया, विशेष, और ब्लैक या काला कलर क्या हो गया, ये क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, मेरे पास ये बोर्ड है, मैं किसकी विशेषता बता रहा हूं, बोर्ड की। ठीक है, तो ये बोर्ड मेरे लिए क्या हो गया, विशेष हो गया, और जो सफेद या व्हाइट है ये मेरे लिए क्या हो गया, विशेषण हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है, जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का ही भाव होता है, यही हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने यही चर्चा की है। आइए आगे देखते हैं, कर्मधारय के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देखते हैं, महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखते हैं इसकी समीक्षा के साथ साथ। नंबर 1 देखिए, नीलोत्पलम। नीलोत्पलम, पहले पद देखिए आप, इसका समास देखिए क्या लिखा हो, नीलोत्पलम। अंतिम जो पद है, दूसरा जो पद है, उत्तर जो पद है, उसमें जो विभक्ति लगी हुई है, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो विभक्ति दोनों ही पदों में सेम हो जाएगी, दोनों पदों में समान हो जाएगी। यही तो समानाधिकरण है। समानाधिकरण का मतलब है समान विभक्तियां। तो जब हम कर्मधारय पढ़ेंगे तो दोनों पदों में समानाधिकरण का प्रयोग करना ही पड़ेगा, दोनों पदों में समान विभक्तियां लगानी ही पड़ेंगी। तो नीलोत्पलम का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या कर देंगे, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम। यहां द्वितीय है तो यहां भी द्वितीय लगा देंगे। कृष्ण शर्पय, अब कृष्ण शर्पय में क्या है, विसर्ग लगा हुआ, विसर्ग लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, कृष्ण है शर्पय, कृष्ण है शर्पय। दोनों पद हमारे समान हो गए, दोनों पद समान हो गए तो समानाधिकरण विभक्ति हमारी हो गई। इसी प्रकार से घन श्याम है, घने है श्याम है, जब हम बात कर रहे हैं इस आधार पर हम घने हैं श्याम कर सकते हैं, लेकिन कैसा श्याम, घन इव, इव का मतलब समान होता, तो यदि हम घन इव श्याम है ऐसा कह देंगे तो भी हमारी बात वैसी ही रहेगी, क्योंकि मतलब कैसा श्याम है, श्याम तो है, काला तो है, सांवला तो है, लेकिन किसके समान, घन के समान, घन इव श्याम। ठीक है, बादलों के समान श्याम, बादलों के समान का, तो वहां भी यही बात है हमारी। तो तात्पर्य केवल इतना, शाक पार्थिव है, कैसा, शाक प्रिय पार्थिव है, शाके पार्थिव है। दो मतलब बाद वाले पद में जो विभक्ति है पहले वाले पद में वही विभक्ति आएगी। कई बार थोड़ा सा भाव चेंज होता है, कई बार हम थोड़ा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ उसमें एक आध शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, एक आध अतिरिक्त शब्द उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन आप नहीं भी जोड़ें तो भी आपका भाव वही रहेगा, तात्पर्य बदलता नहीं है। ये नहीं कोई एक शब्द आपने अलग से लगा दिया तो इसका अर्थ का अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो उसके और अर्थ को स्पष्टीकरण करने के लिए, अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देव ब्राह्मण है, देव पूजक ब्राह्मण है, कैसा ब्राह्मण, देव ब्राह्मण किसको कहा गया, देव पूजक ब्राह्मण, अर्थात मतलब जो देव की पूजा करने वाला ब्राह्मण, वही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहते हैं विशाल वृक्ष है, कैसा वृक्ष है, विशाल है वृक्ष है, मतलब बड़ा वृक्ष, विशाल वृक्ष, बाद में विसर्ग पहले वाले पद में भी हमने वही लगा दिया। ठीक है, दुग्धवलम, दुग्धम इव धवलम, दुग्धम ध्वलम, तो भी वही बात है। और दुग्धम इव ध्वलम, किसके समान धवल, किसके समान सफेद, तो दुग्धम इव अर्थात दूध के समान धवल, तो भी वही बात है। यहां पर दोनों पदों में समान विभक्ति। रक्त कमलम, रक्तम कमलम, रक्तम कमलम, रक्त कमल अर्थात जो लाल कमल है, तो दोनों पदों में हमने समान विभक्ति लगाई, कौन सा, रक्तम कमलम। कौन सा समास पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसके अंतर्गत आता है, ये तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। इसकी विशेषता क्या है, विशेषम विशेषण बहुलम, इसमें विशेषण विशेष की प्रधानता होती है। ये समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। समानाधिकरण का मतलब जिसके दोनों पदों में समान विभक्तियां होती है वो समानाधिकरण है। इसका पूर्व पद जो होता है, पहले वाला जो पद होता है, उसके आधार पर दूसरे वाले पद होता है, उसमें विभक्ति जो होती है उसी में पहले वाले में लग जाती है। मैंने बताया नील कमलम,
कमलम में द्वितीय भक्ति लगी है, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो पहले वाले पद नील में भी द्वितीय ही लगा देंगे, नीलम कमलम कर देंगे। कृष्ण शर्प है तो कृष्ण है शर्प कर देंगे, ठीक है। मतलब श्वेत हंस है तो श्वेत है हंस कर देंगे। कहीं कहीं हम इव का प्रयोग इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो समानता को दर्शाने के लिए, उपमा को दर्शाने के लिए, जैसे हम उपमा अलंकार पढ़ते हैं तो उपमा को दर्शाने के लिए उसका इव का प्रयोग कर दिया जाता है। तात्पर्य उसका वही होता है, अर्थ उसका वही होता है। ये नहीं कि इव लगा दिया आपने, जबरदस्ती इव लगा दिया, बिना लगाए भी काम चल सकता था। यदि बिना लगाए भी काम चल सकता है तो कहीं कोई विवाद नहीं है, आप निर्विवाद होकर के बिना लगाए भी उसमें काम चला सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। यदि अर्थ आपका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से आपकी बात सही है। भेद की हम बात कर रहे हैं, अतिरिक्त भेदों की यदि हम उसकी चर्चा करें तो ये अतिरिक्त में है, एक्स्ट्रा में है। यदि हम इसको देख लेते हैं, नए तत्पुरुष जो है, नए सुपास है समस्यते आदि के माध्यम से, इसमें नए तत्पुरुष है, इसमें नकार का प्रयोग होता है पहचान के लिए। मैं इस पर बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। पहचान के लिए हम इसमें देख लें, जैसे आपके पास में आएगा अब्राह्मण, ये शब्द आएगा अब्राह्मण, तो हमें क्या कर देना है कि नए ब्राह्मण, ये इसका विग्रह कर देना। आपके पास है अपुत्र है तो हमें कर देना नए पुत्र, ये इसका विग्रह। असुखम नए सुखम, अनर्थ है नए अर्थ है, अश्व, ठीक है, नए अश्व। इस तरह से मतलब क्या नए समास के उदाहरण है। ये मतलब भेद के उपभेद है। हालांकि उपभेदों में चर्चा हम डीपली नहीं जाना चाहते, यहाँ पर हम भेदों तक की बात कर रहे हैं। 5 प्रकार के हम समासों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भेद उपभेद चूंकि यहाँ पर स्लाइड में दिए गए, इसलिए एक बार हम इसको थोड़ा सा सामान्य परिचय इसका हम देख लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कुगति प्रादि आदि जो है, इसमें कुगति आदि जो गति तत्पुरुष होता है उसके बारे में आपने सुना है। चूंकि उपभेद हो गए इसलिए मैंने बताया कि उपभेदों की हम बहुत ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, भेदों की हम चर्चा कर रहे हैं। उपभेदों की चर्चा हम बाद में, हम परिशिष्ट भाग जो हम लेकर के चलेंगे इसका, उसमें जो भी हम छोड़ नहीं रहे हैं किसी को भी, लेकिन परिशिष्ट भाग में हम उन सारी चीजों को भी लेकर के चलेंगे जिनका वर्णन हम करना चाहते थे, लेकिन हमने बीच में हम इसलिए नहीं करना चाहते उसका क्योंकि हम जिस सिलेबस या जिस कोर्स को लेकर के चल रहे हैं उसको बीच में जबरदस्ती लेंदी बनाने से कोई तात्पर्य नहीं है। तो जो सिलेबस को है उसको हम एक साथ कवर कर रहे हैं और उसके साथ बीच में जो मैटर, जो बिंदु रह जाते हैं उनको हम अलग से उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। कुगति आदि जो है, इसमें जैसे कुपुरुष है तो इसका विग्रह जो हो जाए कुत्सित पुरुष है। कु जो नकारात्मक है, कुपुरुष है, कुत्सित पुरुष है। तो इसकी जो गति है, गति तत्पुरुष आदि की जो समीक्षा उसमें सेम चल रहे हैं। कुपुत्र है, कुत्सित पुत्र है, प्रगत आचार्य प्राचार्य आएगा एग्जाम में, क्या प्राचार्य, तो इसका जब विग्रह होगा तो वो क्या होगा प्रगत आचार्य, ठीक है। ये इसके कौन से हैं, मतलब उपभेदों की हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। लेकिन हमें मूल रूप से कहां तक जाना, उधर से हमें कर्मधारय पढ़ना है और कर्मधारय के जस्ट बाद फिर हमें कौन सा पढ़ना है, द्विगु पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से हम उसको लेकर के चलेंगे। हम उपभेदों की चर्चा यहां पर हम नहीं करेंगे बीच में, सीधे आपको पहले तत्पुरुष पढ़ना है, तत्पुरुष भेदो कर्मधारय और कर्मधारय भेदो द्विगु, तो वहां तक हमें चलना है। उपपद की यदि हम बात करें तो ये तत्पुरुष के उपभेदों में उपपद भी आ जाता है कि उपपद लगकर भी कई बार तत्पुरुष बन जाते हैं। उपपद विभक्तियों से बनता है। देख लीजिए आप क्या करोगे, यहाँ पर धनदय, इसका विग्रह करेंगे क्या, धनम ददाति इति धनदय, धनम ददाति इति धनदय। और जब कुंभ कार्य का वर्णन होता है तो ये क्या होगा, कुंभ कार्य, ठीक है। क्या है कुंभ कार्य, तो इसको अगर कुंभम करोति इति कुंभ कार्य, ये उपपद विभक्ति हम इसको बोलते हैं। कुंभम करोति इति कुंभकार है, वह कुंभ का निर्माण करता है इसलिए हम उसको कुंभकार कहते हैं। इसी प्रकार से प्रियम वद है, प्रियम वदती इति प्रियम वद है, जो प्रिय बोलता है, जो मीठा बोलता है। प्रियम वदती, चूंकि वह प्रिय वदती है, प्रिय बोलता है, इति प्रियम वद है, इसलिए वह प्रियम वद है, ठीक है। तो ये उपपद विभक्ति हम इनको बोलते हैं। स्वर्ण कार्य क्या है, स्वर्णम करोति, स्वर्णम करोति, वह स्वर्ण का कार्य करता है, वह सोने का कार्य करता है। स्वर्णम करोति इति स्वर्ण कार्य, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द हैं, मतलब जिनको हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्तियां कहते हैं, ये भी हमारे उपभेदों के अंतर्गत आ रहा है। इसकी भी आप एक बार अपने ढंग से चर्चा कर लेना, इसको आप देख लेना। हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं द्विगु समास की, ठीक है। ये बिंदु हमारा मूल रूप से पढ़ने का है, क्योंकि हमने बताया कि हम अभी समासों की चर्चा कर रहे हैं और समास में मुख्य हमारा विषय कौन सा है, हम मूल समासों की चर्चा कर रहे हैं। 5 प्रकार के हम समासों की चर्चा कर रहे हैं। तो 5 समास में हम किसको पढ़ चुके हैं, हम केवल समास को पढ़ चुके हैं, हम अव्ययी भाव समास को पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ हम पढ़ रहे हैं कौन सा, तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष के हमने मूल रूप को पढ़ा, तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, तत्पुरुष के साथ जो कर्मधारय जो भेद होता है तत्पुरुष का, उसकी हमने चर्चा की। और कर्मधारय भेदो द्विगु, और जो कर्मधारय का भेद द्विगु होता है उसकी अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन तत्पुरुष का ही अधिकार क्षेत्र चल रहा है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि तत्पुरुष का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक होता है, तत्पुरुष का अधिकार क्षेत्र बहुव्रीहि से पहले तक होता है। अभी बहुव्रीहि आया नहीं है, तो जब तक बहुव्रीहि नहीं आएगा वो किसका अधिकार चलेगा, तत्पुरुष का ही अधिकार चलेगा। इसलिए हम इनको तत्पुरुष के अंतर्गत ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हीं के या तत्पुरुष के ही अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं द्विगु की। द्विगु है क्या, देखिए, संख्या पूर्वो द्विगु,
संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु होता है। वर्षों से आप यही पढ़ते आए। यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु, तात्पर्य क्या हुआ कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, वह समास हमेशा द्विगु समास कहलाता है। फिर बता रहा हूं कि संस्कृत में द्विगु समास की अलग से स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, कर्मधारय भेदो द्विगु। बार बार अपनी बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यहां इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वहां द्विगु आयर पूछे भाई ये किसके अंतर्गत आता है, तो फिर वहां पर आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, तत्पुरुष दिखाई दे रहा है। हम बोले कि द्विगु का तो कहीं नाम ही नहीं था, कर्मधारय का तो कहीं नाम ही नहीं था, तो ये तत्पुरुष के ही अधिकार क्षेत्र में चल रहा है। तो इसकी हम जब इसकी पहचान को करेंगे तो क्या करेंगे कि संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात जो द्विगु है उसका पूर्व पद जो होता है वह हमेशा संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक में आप भली भांति जानते हैं 1 2 3 4 5 7 आदि मतलब संख्याओं का प्रयोग जो होगा वह होगा, उसके आधार से हम द्विगु की पहचान कर लेंगे। उसके बाद हमारा अगला सूत्र है द्विगुर एकवचनम। जो द्विगु है वो कौन से वचन में चलता है, तो हम कहेंगे कि द्विगुर एकवचनम, अर्थात द्विगु हमेशा एक वचन में ही चलता है। द्विगु समास कौन से वचन में चलता है, तो हम कहेंगे कि द्विगुर एकवचन, अर्थात द्विगु समास एक वचन में ही चलेगा। अब आप बोलेंगे भाई एक वचन में कैसे चलेगा? मैंने कहा त्रियाणाम लोकानाम समाहार है त्रिलोकी या त्रिलोक है, त्रिलोकम त्रियाणाम लोकानाम समाहार है, 3 लोकों का समूह। अब लोक तो 3 थे, त्रियाणाम लोकानाम समाहार है, लोक तो 3 थे। जब उन 3 लोकों का समूह बन गया तो समूह तो एक ही बन गया ना, समूह तो एक ही बन गया ना। इसलिए हमने उसको क्या कहा कि द्विगुर एकवचनम, अर्थात वह द्विगु तो एक ही वचन में चलेगा। मैंने कहा पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार है, पंचानाम वटीनाम समाहार है। अब वो 5 वटियों का जो समूह बन गया वो समूह तो एक ही होगा। उसमें 5 पेड़ हो या उसमें 50 पेड़ हो या 50 वट हो तो उससे क्या लेना देना, झुंड तो एक बन गया, समूह तो एक बन गया। इसलिए हमने कहा कि द्विगुर एकवचनम। ठीक है, कुछ भी आप कह दें, चत्वार मतलब 4 चीजों का समूह जो है उसमें 5 चीजों का समूह है, सप्तऋषि, सप्तानाम ऋषिणाम समाहार है 7, ठीक है, नवरत्न, तो मतलब अष्टविद्या, कुछ भी आप कह देंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो समूह बनता है वो समूह तो एक ही होगा। इसलिए मतलब संख्या पूर्व द्विगु, पहला पद जो संख्यावाची होता है वह द्विगु होता है। द्विगुर एकवचनम, द्विगु जो होता है वो एक वचन होता है। और सच नपुंसकम, और वह नपुंसक लिंग में ही चलता है। कौन से लिंग में चलेगा? नपुंसक लिंग में चलेगा। यहां पर ये द्विगु की 3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अर्थात पूर्व पद संख्या वाला द्विगु होता है, द्विगु हमेशा एक वचन में चलता है और वह हमेशा नपुंसक लिंग में रहता है। ठीक है, इसके विग्रह में देख लेंगे। त्रिभुवन में हम क्या करेंगे? त्रियाणाम भुवनानाम समाहार है, 3 भुवनों का समूह। समाहार है ना, समाहार का मतलब समूह होता है। त्रिभुवनम, अब आप त्रिभुवनम को देखिए, क्या है? नपुंसकलिंग ही तो है। फलम फले फलानी, फलम फलम नपुंसकलिंग में ही तो चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इतना तो रूप आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो देख लीजिए। ठीक है भाई, पुल्लिंग का रूप आप एक बार देखो राम है, स्त्रीलिंग का आप रूप देखो राम। ठीक है, इस तरह से आप देखो यहाँ पर। और नपुंसकलिंग का रूप देखो किस तरह से चलता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो मतलब ये जो फलम हो रहा है ये कौन सा है? नपुंसकलिंग ही तो चल रहा है। और त्रियाणाम लोकानाम समाहार है, 3 लोकों का समूह। तो क्या हो गया यहाँ पर? ये एक वचन ही तो हो गया ना, त्रिभुवन। इसी तरह चतुर्युगम, चतुराणाम युगाणाम समाहार है, 4 युगों का समूह जो है, तो ये क्या हो गया? एक वचन ही हो गया, ये तो एक वचन ही हो गया। पंचगवम, पंचानाम गवानाम समाहार है। ठीक है, तो ये समाहार तो एक ही हो गया ना। किसी को भी एग्जाम्पल को आप ले, सप्तऋषि, सप्तानाम ऋषिणाम समाहार है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची हुआ। ये जो पहले त्रि आपको दिखाई दे रहा है, पहले चतुर आपको दिखाई दे रहा है, पहले पंच आपको महसूस किया जा रहा है, पहले सप्त आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे? ये क्या संख्या पूर्व द्विगु हो गया। और इसके बाद में जब इनका समूह बन जाता है तो वो एक होता है। ये इधर वाले जो एक एक ही हैं, ठीक है, 7 ऋषियों का समूह, तो समूह तो एक ही हो गया। इसलिए हमने उनको क्या कहा कि मतलब ये हमेशा एक वचन में चलता है। और यहाँ पर इसके पहचान से सब पंचगंगम, चतुर्युगम, त्रिभुवनम ये आपको दिखाई दे रहा, तो इसको अपन क्या कहेंगे? यहाँ पर ये एक वचन में चल रहा है। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों को हम छोड़ देंगे क्योंकि अपवाद हर जगह पाए जाते हैं। हिंदी में हमारे मुहावरे चलते हैं, काबुल में क्या गधे नहीं होते, मतलब अपवाद हर जगह पाए जाते हैं। तो अपवाद तो अपने भी यहाँ पर है, कहीं जगह यहाँ भी ज्ञापक लगे हैं। आचार्य पाणिनि ने स्वयं ज्ञापक लगाए हैं, मतलब जहाँ सिद्धि नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश, जो भी कोई कारण रहा हो, ठीक है, या सिद्धि नहीं की गई, इसके स्थान पर नहीं हो पा रही थी के स्थान पर हम ये कहेंगे जहां सिद्धि नहीं की गई वहां कई बार अपने ग्रंथ में भी, अष्टाध्यायी में भी ज्ञापक लगे हैं। तो मतलब अपवाद आदि जो है उनका तो वर्णन हर जगह अपन करेंगे। पंचतंत्रम पंचानाम तंत्राणाम समाहार है,
ठीक है, ये समाहारे लेकर के चलेंगे, इसको समाहारी है सारे के सारे, थोड़ा सा कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है। त्रिलोके त्रियाणाम लोकानाम समाहारे, नवरत्न नवानाम रत्नानाम समाहारे, ठीक है, रत्नानाम समाहारे। और इसी प्रकार ये सूत्र जो है ये सभी को हम लेकर के चलेंगे, क्या किस रूप में, हम इसमें द्विगु की बात करेंगे। द्विगु समास कहाँ कहाँ हमने, संख्या पूर्व द्विगु अर्थात जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है वो हमेशा समूह में चलता है। ठीक है, ये समूह आदि की चर्चा जो हम भली भांति कर चुके हैं, अच्छी तरह से हमने इसको बता दिया आपको। और इसके साथ जो आप लेकर के चलेंगे, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने है उसकी हम चर्चा यहां पर करेंगे। पूर्व पद संख्यावाची होता है वो तो द्विगु होता है, परंतु हमारा एक सूत्र आता है, वो कौन सा सूत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमारा, नदीभिश्च। ये सूत्र क्या है, नदीभिश्च। ये जो सूत्र होता है ये नदियों की द्विगु संज्ञा नहीं करने देता। नदीभिश्च सूत्र क्या करता है, ये नदियों की द्विगु संज्ञा नहीं करने देता, क्योंकि मतलब पूर्व पद में संख्या होती है और उसके बाद में क्या होता है, कुछ भी होता है, जो भी है, तो हम उसको क्या बना देते हैं, द्विगु समास बना देते हैं। परंतु नदियों के साथ यदि संख्या हो, यानी पहले संख्या हो और बाद में जब नदियों का नाम आ जाए, है ना, तब उसकी नदीभिश्च सूत्र के द्वारा जो है वो मतलब क्या होता है, द्विगु संज्ञा नहीं होती। द्विगु संज्ञा नहीं होती तो फिर उसकी कौन सी संज्ञा होती है, फिर वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत चला जाता है। इसको आप कभी भी पढ़ लो, कुछ लोग इसको जब अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं तभी पढ़ा देते हैं। हम यहाँ पर इसलिए अभी लेट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पहले सूत्र आया ही नहीं था हमारे सामने, तो जब आया ही नहीं तो हम पहले मतलब न आए हुए तूफान की चर्चा पहले हम क्यों करें, तो इसलिए अब यहाँ हम कर रहे हैं। नदीभिश्च सूत्र, नदियों की द्विगु संज्ञा नहीं होती। यहां पर ऐसा लिखा द्वियमनम, द्वियमनम। अब द्वि पूर्व पद तो संख्यावाची है, लेकिन चूंकि बाद में किसका नाम आ गया, नदी का नाम आ गया, इसलिए नदियों की द्विगु संज्ञा हो ही नहीं सकती। कौन नहीं करने देता नदियों की द्विगु संज्ञा, कौन नहीं करने देता, नदीभिश्च सूत्र नहीं करने देता। तो द्वियमनम का मतलब द्वयो यमनियों समाहारे, दो यमुनाओं का समूह, विग्रह तो वैसा ही होगा, लेकिन नाम हम इसको द्विगु न करके इसका नाम क्या कर देंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे यहां पर, क्योंकि नदियों की द्विगु संज्ञा होती ही नहीं है। तो जब आप अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं तो नदीभिश्च सूत्र को अव्ययी भाव के साथ उधर से पढ़ सकते हैं, उधर से नहीं पढ़े तो अभी जब हम पढ़ रहे हैं इस तरह से अपन कर लेंगे। जब इसमें नोट डाल के नीचे स्पेशल आप अपने अलग से नोट्स बना के रखेंगे और उसमें हम कहेंगे कि मतलब नदीभिश्च सूत्र के द्वारा नदियों की द्विगु संज्ञा होती ही नहीं है। विग्रह उसका वैसे का वैसा होगा, केवल नाम बदल जाएगा, द्विगु के स्थान पर हम उसको अव्ययी भाव समास कह देंगे। ठीक है, जैसे हमारे लिखा है यहां पर पंचगंगम, पंचगंगम। अब पंच तो हमारा संख्यावाची हो गया, गंगा हमारी नदी होगी यहां पर, तो पंचगंगम का मतलब पंचानाम गंगा नाम समाहारे, वैसा ही विग्रह होगा, 5 गंगाओं का समूह। ठीक है, लेकिन पंचानाम गंगा नाम समाहारे द्विगु न होकर के पंचानाम गंगा नाम समाहारे या पंचगंगम किस में चला जाएगा, अव्ययी भाव में चला जाएगा, क्योंकि नदीभिश्च सूत्र जो है वो हमारे द्विगु का बाध कर देता है, द्विगु को रोक देता है, इसकी द्विगु संज्ञा नहीं होने देता। विशेष रूप से इस बात को आपको ध्यान रखना है। कौन सी बात को ध्यान रखना है, फिर एक बार मैं आपने बात बता रहा हूं यहाँ पर, कौन सी बात को ध्यान रखना है कि जो नदीभिश्च सूत्र होता है हमारा, नदीभिश्च सूत्र ये नदियों की द्विगु संज्ञा नहीं करने देता। क्या नहीं करने देता, नदियों की द्विगु संज्ञा नदीभिश्च सूत्र नहीं करने देता। ठीक है, अगला हम समास पढ़ रहे हैं, कौन सा, बहुव्रीहि समास। अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। कितने समास हमने पढ़े, 3 समास हमने पढ़े। हम 5 समास की बात कर रहे थे। पहले हमने केवल समास पढ़ा, केवल समास के बाद फिर हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, उसके बाद हमने तत्पुरुष पढ़ा, तत्पुरुष भेदो कर्मधारे हमने कर्मधारे पढ़ा, और कर्मधारे भेदो द्विगु हमने द्विगु पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर कर्मधारे और द्विगु तक किसका अधिकार क्षेत्र चलता था, तत्पुरुष का अधिकार चलता था। अभी स्वतंत्र रूप से हमारे सामने समास कौन सा आ गया, बहुव्रीहि समास आ गया। बहुव्रीहि समास जो है उसकी एक बार देख लेते हैं, उसकी व्याख्या, उसकी वृत्ति को देख लेते हैं। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थ है, अर्थात प्राय जो अन्य पद प्रधान होता है जहां पर वह बहुव्रीहि समास होता है, जो समास का चतुर्थ भेद होता है। प्राय जो अन्य पदार्थ जिसका प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है, जो समास का चतुर्थ भेद होता है। मतलब अन्य पद प्रधान का तात्पर्य कि न पूर्व पद प्रधान होगा न द्वितीय पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों को मिलाकर के कोई अन्य अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उसको अपन क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा महान आत्मा, अब इसमें 2 शब्द है, महा आत्मा या महान आत्मा। ठीक है, अब ये महा भी हमारा प्रधान नहीं है, ये आत्मा भी हमारा प्रधान नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे, महान आत्मा यशय। ठीक है, महान है, आत्मा है जो, तो जहां किसी की तरफ संकेत किया जाता है, जहां किसी की तरफ इशारा किया जाता है, वो संकेत वाली स्थिति, वो इशारे वाली स्थिति, वो क्या कहलाएगी, हमारी बहुव्रीहि कहलाएगी। यही बात यहां पर बताने का प्रयास किया गया है।
जिसका तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है, जो समास का चतुर्थ भेद है, समास का चौथा भेद है। यहां पर यही बात बताई गई कि प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थ है, अर्थात प्राय जिसका अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों ही पद प्रधान न होकर के वह बहुव्रीहि समास होता है, जो समास का चतुर्थ भेद होता है, जो समास का चौथा भेद होता है। ठीक है, शेषो बहुव्रीहि से द्वंद्व से पूर्व तक बहुव्रीहि का अधिकार है। यहां पर अब ये पूछेंगे भाई बहुव्रीहि का अधिकार क्या है। अभी तक हम तत्पुरुष के अधिकार की बात कर रहे थे, तो तत्पुरुष का अधिकार कहा था बहुव्रीहि से पहले तक था। तत्पुरुष का जो अधिकार था वो बहुव्रीहि से पहले तक था। हमने तत्पुरुष पढ़ा तो भी तत्पुरुष का ही अधिकार था, हमने कर्मधारय पढ़ा तो भी बहुव्रीहि का ही, तत्पुरुष का ही अधिकार है, हमने द्विगु पढ़ा तो भी तत्पुरुष का ही अधिकार है। लेकिन जब बहुव्रीहि आ गया तो बहुव्रीहि का अधिकार शुरू हो गया। अब बहुव्रीहि का अधिकार कहाँ रहेगा? जब तक द्वंद्व नहीं आएगा, जब तक पांचवा समास हमारे सामने उपस्थित नहीं होगा तब तक किसका अधिकार चलेगा? तब तक तो इसी का चलेगा, बहुव्रीहि का। तो यही बात यहां पर ये सूत्र कह रहा है। क्या कह रहा है? शेषो बहुव्रीहि, ये सूत्र हमारा ध्यान रखेंगे। शेषो बहुव्रीहि से द्वंद्व से पूर्व तक बहुव्रीहि का ही अधिकार होता है, अर्थात जब तक द्वंद्व नहीं आएगा मूल रूप से तब तक शेषो बहुव्रीहि सूत्र के माध्यम से मतलब बहुव्रीहि का ही अधिकार क्षेत्र चलेगा। तो सवाल पैदा हो सकता है कि बहुव्रीहि का जो अधिकार सूत्र इसके माध्यम से कहां तक इसका अधिकार जाता है, तो वो कहां तक जाता है? द्वंद्व से पूर्व तक जाता है, द्वंद्व से पहले तक जाता है। और सूत्र हमारे पास हो गया शेषो बहुव्रीहि। सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि, अर्थात सप्तम और विशेषण व बहुव्रीहि में पूर्व का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, यहां पर आप जानते हो। अब यहां पर ये देखिए कि वीणा पाणी, वीणा पाणी यश शय, वीणा पाणी जो है हमारे सामने दो पद है यहां पर। ठीक है, पहला पद हमारे पास में वीणा है और दूसरा पद हमारे पास में पाणी है। वीणा होती है वाद्य यंत्र और पाणी जो होता है हाथ होता है, वीणा पाणी। अब हमारे पास वीणा भी प्रधान नहीं है, पहला पद भी प्रधान नहीं है, पाणी भी प्रधान नहीं है, हाथ भी प्रधान नहीं है, बल्कि वीणा पाणी यश शय, वीणा है हाथ में जिसके, वह तीसरा व्यक्ति जो भी है वह प्रधान है। इसलिए दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी अन्य या किसी तृतीय पद की प्रधानता स्वीकार की जाए, उसको अपन क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, ये देख लेना, वीणा पाणी यश से कई बार हम डायरेक्ट वीणा पाणी को क्या कर देते हैं, मतलब सीधा सरस्वती से संबंध जोड़ देते हैं। लेकिन दूसरा विकल्प नीचे वीणा पाणौ यश शा भी लिखा होता है। पाणी सिंगल हैंड होता है, तो सिंगल हैंड तो नारद के भी होती है। कई जगह वहां लिखा वीणा पाणौ यश शा, वीणा है हाथों में जिसके, तो वहां हम सरस्वती को ढूंढने का प्रयास करें। परिस्थितियां हमें देखनी है, केवल दिमाग में केवल स्थिर ही नहीं कर देना कि सरस्वती है, इसके अतिरिक्त नारद भी हो सकता है। या याद रखना, वीणा पाणी यश शय, ये दो विकल्प हमारे सामने चलते हैं। वीणा पाणौ यश शा, वीणा है हाथों में जिसके, वैसे आप देखेंगे अधिकांश तो सरस्वती के दोनों हाथों में आपको वीणा दिखाई देगी। तो एक बार विकल्प आप वहां पर नीचे देख लेना। हालांकि वहां ये तो पूछा नहीं जाता कि ये सरस्वती के लिए है कि ये नारद के लिए, लेकिन स्थितियां आपके मस्तिष्क में साफ होनी चाहिए। यहां पर देखना, अब ये लंबोदर है, अब यहां पर लंब जो है वो भी हमारे लिए प्रधान नहीं है, उदर या पेट है वो भी हमारे लिए प्रधान नहीं है, तो बल्कि लंबम उदरम यश शय, अर्थात लंबा है उदर जिसका, किसकी तरफ? गणेश जी की तरफ इशारा किया गया। तो गणेश जी हमारे लिए क्या है? प्रधान है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की विशेषता बताए, उसको अपन क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। सिंपल सी चीज है, कंठे काल है यश शय, कंठ में काल है जिसके, शिव की तरफ इशारा किया गया, तो कंठे काल है यश शय क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। इसी तरह वीर पुरुष के ग्राम में, वीरा पुरुषा यस्मिन ग्राम में, वीर पुरुष जिस गांव में रहते हैं, सह वीर पुरुष का ग्राम है, अर्थात वह वीर पुरुष ग्राम है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास हो गया यहां पर। ठीक है, पीतांबरो हरि, तो न पीतांबर है न हरि है, बल्कि पीतांबरो हरि। ठीक है, पीतम अम्बरम यश शय सह हरि, अर्थात जो पीले अंबर धारण करता है उस हरि की बात बताई गई है, इसलिए पीतांबर में बहुव्रीहि समास हो गया। ये कर्मधारय भी हो सकते हैं, विग्रह के आधार पर ध्यान रखना। अपुत्र अविद्यमान पुत्र यश शय, जिसका पुत्र अविद्यमान पुत्र यश शय है, तो फिर उसको हम क्या करेंगे? बहुव्रीहि की कोटि में लेकर के चलेंगे। रूपवत भार्य, रूपवती भार्या यश शय, अर्थात जिसकी रूपवती भार्या है, यश शय अर्थात वह व्यक्ति, मतलब दोनों ही पद में प्रधान नहीं है बल्कि तीसरा पद प्रधान चल रहा है। एक एग्जाम्पल पढ़ो, 10 पढ़ो, 50 पढ़ो, बात वही है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आपको पहले एग्जाम्पल में समझ जाना चाहिए। चित्रगु चित्रा गाओ यश शय, ठीक है, चित्र गाओ यश से, तो मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि न यहाँ पर पहला पद प्रधान है न यहाँ पर दूसरा पद प्रधान है, बल्कि दोनों ही पदों को मिलाकर किसी अन्य या तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत किया गया। अतः हम इसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। और एग्जाम्पल यहां पर दिया गया, जल जाक्षी। ठीक है, जलजे इव अक्षणे यश्चा, अर्थात जलज के समान आंखें हैं जिसकी, जलजे अक्षय। ठीक है, इसी प्रकार प्राप्त उदक ग्राम है, प्राप्तम उदकम यम ग्रामम,
प्राप्त उदकम ग्रामम, प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, जिस गांव में उदक प्राप्त हुआ उसकी बात यहां पर की जा रही है यहां पर, ठीक है। स्त्री प्रमाण, स्त्री प्रमाणी यश, जो स्त्री के समान जिसका प्रमाण है उसकी यहां पर थर्ड पर्सन क्या है यहां पर संकेत किया गया है। दीर्घ शक्त, दीर्घ शक्तिनी यश, यहां पर हम शय भी लगा सकते हैं, ठीक है। यश यानी जो होता है, यश अर्थात वह जिसका हम संकेत कर रहे हैं। अंतरलोम है, अंतरलोमानी यश से, बहिर्लोम है, बहिर्लोमानी यश से, व्याघ्रपात, व्याघ्रपाद इव पादो अस्य, अर्थात व्याघ्रपात के समान, शेर के समान, व्याघ्र के समान जिसके पंजों के समान जिसके निशान, उस व्यक्ति की ओर संकेत किया गया। ये सारे एग्जाम्पल अतिरिक्त में है, आपको सिर्फ ये बातें याद रखनी है कि बहुव्रीहि समास का होता है जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। इसका अधिकार कहां तक चलता है, यह जो मूल हमारा जो द्वंद्व समास होता है उससे पूर्व तक, उससे पहले तक उसका अधिकार चलता है। शेषो बहुव्रीहि सूत्र को हमें याद रखना है। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थ है, इसको हमें याद रखना है। दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि दोनों पदों को मिला के कोई अन्य या कोई तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। बहुत से रूप होते हैं बहुव्रीहि के, इसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल पढ़ें, 10 एग्जाम्पल पढ़ें, 20 पढ़ें, जितनी आपकी अपेक्षा है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप एग्जाम्पल को पढ़ते चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट समास हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। 5 समासों की हम बात कर रहे थे, 5 में से 4 समास का हमारा जो व्यक्ति पूरा हो जाता है, पूरे का पूरा जो व्यक्तिगत विश्लेषण जो हमने किया अपने ढंग से, और उसके बाद में अब जो पंचम जो अंतिम समास है उसकी हम चर्चा यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो युगल होता है। द्वंद्व का मतलब जोड़ा, तो यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है द्वंद्व, इसका उच्चारण द्वंद्व, दोनों में नीचे वह आधा दे के नीचे मतलब क्या वकार लिखा, द्वंद्व युगल जोड़ा। तो क्या प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमे, प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमे, अर्थात प्राय उभय मतलब जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उभय यानी दोनों, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। जो पंचम समास है अर्थात जो समास का 5वां भेद है, यही बात बताई गई, अर्थात जो दोनों पद प्रधान वाला जो समास होता है, ठीक है, वह द्वंद्व समास होता है, जो समास का 5वां भेद होता है। द्वंद्व की पहचान क्या है, 4 थे द्वंद्व, 4 थे द्वंद्व, अर्थात च अर्थ वाला जो समास होता है वो द्वंद्व होता है। 4 थे में च प्लस अर्थ है, च यानी और, रामश्च श्यामश्च, च जो होता है वो और अर्थ में होता है, तो 4 थे द्वंद्व, अर्थात जो द्वंद्व होता है वो च अर्थ वाला होता है द्वंद्व। च अर्थ में वर्तमान अनेक शुभंतों का समास होता है, विकल्प से हम आगे चर्चा करेंगे। यहां पर हम देखेंगे यथा धर्मार्थो, धर्मार्थो धर्म और अर्थ, तो धर्म च अर्थ च आ रहा दोनों के बीच में, तो यही कहा गया धर्मश्च अर्थश्च, ईश कृष्णो, ईशश्च कृष्णश्च, ठीक है, ईश और कृष्ण, कोई भी एग्जाम्पल अपन दे देंगे यहाँ पर। शिव केशव, शिव और केशव, द्विवचन आ रहा सब में, ये पीछे द्विवचन आ रहा है, देखो धर्मार्थो धर्म और रामव, राम है, रामव रामा, तो रामव द्विवचन है, राम और राम। इसी प्रकार से धर्म और अर्थ, ईश और कृष्ण, शिव और केशव। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समय आपने बचपन से पढ़ा होगा माता पिता सुख दुख धूप छांव चाय पानी दाल बाटी, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है दोनों पद प्रधान है। पहला पद किसी से कम नहीं, बीच में डैश होता है, जब हम विग्रह करते हैं तो और लगा देते हैं, राम श्याम, राम और श्याम, सीता गीता, सीता और गीता, ठीक है, सुख दुख, सुख और दुख, धूप छांव, धूप और छांव, ये दोनों पद प्रधान है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे संस्कृत में कहा गया कि 4 थे द्वंद्व, अर्थात जहां पर च अर्थ होता है बीच में, वहां पर दोनों पदों के बीच में वो क्या होता है, द्वंद्व होता है। यही बात यहां पर बताने का प्रयास किया गया। यहां लिखा हरिहरौ, हरिश्च हरश्च, हरिहरौ यानी हरि और हर, तो हरिश्च हरश्च दोनों के बीच में लगा दे। यहां पर छात्रोपाहनम, छत्रम च उपनयम च, ठीक है, छत्र और उपाहन मतलब छाता और जूतियों की बात बताइए। छात्रोपाहनम च अर्थात छाता भी है और जूतियां भी साथ है, तो छात्रपाहनम च, ठीक है, इसके रूप होते हैं। यहाँ पर ये समास जो है इसके ये पूछा गया कि इसके कितने रूप होते हैं समास के, तो ये बताया गया कि इसके रूप होते हैं कौन कौन से, एक शेष। यदि ये पूछे कि द्वंद्व समास के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो द्वंद्व समास को मुख्य रूप से हमने 3 प्रकारों में, 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा, एक शेष होता है, एक इतरेतर होता है और एक समाहार होता है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार कौन कौन से होते हैं। एक होता है एक शेष द्वंद्व, ठीक है, एक होता है इतर प्लस इतर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे इतरेतर द्वंद्व, और एक होता है समाहार द्वंद्व, ठीक है भाई। ये 3 पार्ट मैंने बताए। समाहार मतलब इसके द्वंद्व के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक शेष द्वंद्व होता है, एक इतरेतर द्वंद्व होता है और एक समाहार द्वंद्व होता है। अब ये क्या क्या होते हैं इसकी अपन चर्चा करेंगे। पहले 3 नाम मैंने बताए, एक शेष, इतरेतर, समाहार। कैसे भी कह सकते हैं, जरूर नहीं कि इसका कोई क्रम है। यहाँ पर एक शेष, इतरेतर और समाहार, कैसे भी आप कह सकते हैं। इतरेतर में इतर प्लस इतर, इतर यानी अलग,
तो जहां पर दो पद आपको विग्रह में दो पद दिखाई देते हों, लेकिन पूर्व पद जो आपका समस्त पद है या समास है, वहां पर एक ही पद शेष बचता था, उसको अपन एक शेष कहेंगे। अभी उसकी चर्चा करेंगे। इतरेतर का मतलब इतर इतर, जहां पर विग्रह में भी आपको दो पद दिखाई दे रहे हैं और यहां पर मूल रूप से समस्त पद या समास में भी आपको दो पद दिखाई दे रहे हैं। इतर इतर दोनों पदों की अपनी अपनी समान स्वतंत्र सत्ता होती है, वो इतरेतर होता है। और समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि दो पद होते हैं लेकिन किसी एक समूह के रूप में दोनों पद एक साथ प्रतिनिधित्व करते हैं, वो समाहार द्वंद्व होते हैं। बात कर रहे हैं हम द्वंद्व समास की। समास का पांचवा भेद है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पद प्रधान की हमने चर्चा की, माता पिता सुख दुख धूप छांव। और उसके बाद में तीन हमने इसके प्रकार, तीन इसके भेद बताए। सबसे पहला हम इतरेतर की बात एक शेष की बात करते हैं, फिर हम इतरेतर और समाहार की बात करेंगे। फिलहाल यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक शेष की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा एक शेष समास है उसकी हम चर्चा करेंगे। एक शेष में मैंने अभी बताया क्या क्या होता है एक शेष। भाई जिस समास में जो विग्रह होता है वो तो आपको अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन उसका जो समस्त पद है वहां पर आपको एक ही पद शेष रह जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एक शेष समास कहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिए। जैसे यहां पर क्या माता च पिता च, दो अलग अलग पद आपको विग्रह में दिखाई दे रहे, माता च पिता च, माता और पिता अलग अलग दिखाई दे रहे। लेकिन जब हम इसके पहले देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा पितरौ, पितरौ एक ही पद शेष रह गया। यहां पर दो पद नहीं है तो क्या होगा, एक ही पद जहां पर शेष रह जाता है उसको अपन क्या, पितरौ। अब पितरौ में दो पद, पिता तो हो नहीं सकते, दो माता तो हो नहीं सकती, तो पितरौ का मतलब माता और पिता। द्विवचन है तो द्विवचन पितरौ में ही माता से पिता से यहां पर आ गया, इसलिए हम इसको एक शेष कहते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है छात्रश्च छात्राश्च, छात्र और छात्राएं, लेकिन यहां पर एक ही पद शेष रह गया, क्या, छात्रौ। तो छात्राओं के अंतर्गत दोनों आ गए, यहां पर छात्र और छात्रा आ गई। यहां आपको दो पद दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहां एक ही पद बच गया, तो इसलिए अपन इसको क्या कह दिया, यहां पर एक शेष द्वंद्व कह दिया। इसी प्रकार ये देखिए बालकौ, बालकों में एक ही पद है लेकिन बालकाश्च बालिकाश्च, मतलब इसमें बालक भी हैं और इसमें बालिकाएं भी हैं। तो जहां पर बालक और बालिकाएं दोनों आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, उसको अपन ने क्या कह दिया, यहां पर एक पद। सिंपल सी चीज है, जब विग्रह करते हैं तो दो अलग अलग पद दिखाई दें, और जब मतलब उसका विग्रह समाप्त हो जाता है या फिर विग्रह नहीं होता, वो समस्त पद ही रह जाता है। समस्त पद जो समास होता है उसमें एक पद आपको दिखाई देता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे एक शेष। इस तरह से हमने एक शेष समास की चर्चा यहां पर आपके सामने कर दी है। इसके बाद में जो दूसरा भेद है, आइए उसकी भी एक बार थोड़ी सी समीक्षा देख लेते हैं। हम समाहार की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, दो पद आपको विग्रह में तो दिखाई देंगे, विग्रह में दो पद दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर समाहार अर्थात समूह के रूप में जो आपका समस्त पद या जो समास है वहां पर आपको समूह के रूप में दिखाई देगा। दोनों पदों का एक ही समूह बन जाएगा। ठीक है, एक ही समूह कैसे बन जाएगा, ये देखिए यहां पर पानी च पादौ च, पानी च पादौ च, पानी और पाद, हाथ और पाद, लेकिन यहां हो गया पानी पादम, नपुंसकलिंग बन गया, एक हो गया। एक उसमें भी था लेकिन उसमें इस तरह से मतलब नपुंसकलिंग नहीं बना था, फलम फले फलानी, इसमें नपुंसकलिंग बन के समाहार मतलब एक समूह हो गया। पानी पादम का मतलब एक झुंड हो गया, एक समूह हो गया, उसमें पानी भी हो गया और उसमें पाद भी हो गया, उसमें हाथ भी हो गए और उसमें पैर भी हो गए। इसी प्रकार से छत्रोपानम, छत्र चे उपाने चे, छत्र चे उपाने चे, तो छत्र उपाने तो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर क्या था, छत्रपानौ द्विवचन था, वहां पर इधर भी द्विवचन था इधर भी द्विवचन था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां छत्र अलग है, उपाने अलग है, उपाहन अलग, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, छत्र अलग है उपाहन अलग है, लेकिन यहां पर छत्रोपानम यहां पर हो गया। ये क्या हो गया, एक ही वचन बन गया यहां पर, मतलब ये एक समूह बन गया, एक झुंड बन गया, इसलिए हम इसको समाहार कहेंगे, क्योंकि यहां पर ये समाहार एक समूह के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा है। रथिका च अश्रोच, यहां पर रथ और अश्रोही अलग हो गए, रथिका च अश्रोही च, दो अलग अलग चीजें, लेकिन यहां पर आप देखिए रथिका सुरोहम, रथ और अश्रोह, इसको एक ही कर दिया, एक झुंड के रूप में, समाहार के रूप में कर दिया। अगर था यहां भी ये द्विवचन होते, यहां भी ये द्विवचन होता तो फिर ये इतरेतर ही होता, फिर मैं इसको समाहार नहीं कहता। चूंकि यहां पहले समाहार एक झुंड है और मतलब वहां पर दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से क्या, वाक त्वचम का मतलब वाक चे त्वक चे, यहां पर वाक और त्वक, वाणी और त्वचा का अलग अलग अपना अस्तित्व है, लेकिन यहां पर लिख दिया वाक त्वचम। ठीक है, एक ही हो गए यहां पर, तो जब एक समूह बन जाता है तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, समाहार कहते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, समाहार की। आइए आगे हम इतरेतर की चर्चा कर लेते हैं। इतरेतर जो होता है उसमें आप देखिए, इसमें इतर इतर मतलब अलग अलग दोनों की सत्ता दिखाई देंगी। इतरेतर में दोनों की अलग अलग सत्ता दिखाई देगी। यहां पर आपको देखिए रामम च लक्ष्मणम च, यहां राम अलग है लक्ष्मण अलग है, यहां भी दोनों अलग है, राम लक्ष्मण, यहां राम है यहां लक्ष्मण अलग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
सीता रामौ, सीता च राम च, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, कहीं कोई एक दूसरे के साथ है। हरिश्च हरश्च हरिहरौ, धर्मार्थो धर्मश्च अर्थश्च, ईश कृष्णौ ईशश्च कृष्णश्च। पहले हम एग्जाम्पल इनको पढ़ चुके हैं, एक बार मोटे तौर पे मैं अपनी बात बता देता हूं स्थिति को क्लियर करने के लिए। यहां मैंने बताया द्वंद्व समास की हम बात कर रहे थे। प्रायण उभय पद प्रधानो द्वंद्व पंचमे, अर्थात प्राय जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है, जो समास का पांचवा भेद होता है। 5 ही प्रकार के हमने समासों की समीक्षा की थी, चर्चा की थी। 5वां भेद हम पढ़ रहे हैं। 4 थे द्वंद्व। द्वंद्व जो होता है उसमें च अर्थ वाला जो होता है वो द्वंद्व होता है, अर्थात दोनों पदों के बीच में च लग जाता है। माता च पिता च, मतलब माता और पिता दोनों पद समान होते हैं, दोनों की सत्ता बराबर होती है, कोई किसी से कम नहीं होता, ठीक है, कोई किसी से नीचा नहीं होता। माता पिता, सुख दुख, धूप छांव, मैंने बताए सारे जो होते हैं, जब विग्रह करते हैं तो दोनों के बीच में च लगा देते हैं और लगा देते हैं, ठीक है। 3 इसके हमने पार्ट बताए, 3 इसके हमने भेद बताए। एक शेष में तो क्या होता है, पहले 2 पद होते हैं, माता च पिता च, विग्रह है, लेकिन इधर क्या हो गया, पितरौ, तो 2 पद जहां मिलकर के एक रह जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, एक शेष कहते हैं। दूसरा हमने कहा समाहार। समाहार में क्या है, माता च पिता च, यहां 2 अलग चीजें, छत्र च उपाहन च, छत्र और उपाहन जो अलग चीज है, लेकिन यहां हो गया छत्रोपाहनम। छत्रोपाहनम जो हो गया, अम जो लग गया यहां पर, तो ये तो नपुंसकलिंग हो गया, मतलब ये तो समूह बन गया, ठीक है। फलम फले फलानी में बार बार कहता हूं फलम, तो ये नपुंसकलिंग, एक झुंड बन गया, एक समूह बन गया। इधर छत्र च उपाहन च, इधर एक अलग चीज है। अगर यहां छत्रपानौ यहां भी द्विवचन होता तो ये इतरेतर हो जाता, क्योंकि इधर भी 2 दिखाई दे रहे हैं, इधर भी 2 दिखाई दे। यहां इतर इतर, राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मण नहीं हो सकता और लक्ष्मण राम नहीं हो सकता, यहां दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और राम च लक्ष्मण च, यहां भी दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा सीता रामौ, तो यहां सीता भी है और जहां राम भी है, और रामों में द्विवचन लगा हुआ, तो सीता और राम दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। और यहां मैंने विग्रह किया तो यहां मैंने लिखा, मतलब सीता है चाहे राम है चाहे दोनों के अलग, है ना, ये हो गया। लेकिन जब इतरेतर होता है तो इतरेतर में क्या होता है, इतरेतर में दोनों को एक कर दिया जाता है। रथिका चाहे अश्वरोही चाहे, यहां पर है रथिका चाहे अश्वरोही चाहे 2 है, लेकिन इधर हो गया रथिका अश्वरोहम। रथिका और अश्वरोह दोनों को एक समूह के रूप में हमने स्थापित कर दिया। तो सिंपल सी चीज है, जहां इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों की स्वतंत्र सत्ता इतरेतर। जहां इधर 2 इधर 1, वहां पर क्या होता है, एक शेष हो जाता है। और जहां पर इधर दोनों की सत्ता अलग होती है, लेकिन यहां एक शेष के रूप में नहीं बल्कि एक झुंड, एक समूह के रूप में हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इतरेतर समास कहते हैं। तो साथियों, अभी हम समास की चर्चा कर रहे थे, संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम अपने समास वाले इस टॉपिक को विराम देते हैं। एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।